मेरी शादी मेरी वाइफ के साथ क्लियरली बस एक कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन जैसे ही मैंने डाइवोर्स प्रपोज किया, उस जिद्दी औरत ने बोला, डाइवोर्स मेरी डेड बॉडी के ऊपर से होगा। उसने न सिर्फ मेरा सूटकेस जब्त कर लिया, बल्कि रात के बीच में लॉकस्मिथ बुलाकर मेरे बेडरूम का दरवाज़ा ही सील करवा दिया। और जब उसका फर्स्ट लव वापस देश आया, तब भी उसने उसे भगा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ साल पहले वो उसी फर्स्ट लव को बचाने के लिए कार एक्सीडेंट में पड़ गई थी। हमारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हुई थी। मैंने 3 साल तक उसका ख्याल रखा। शुरू में उसे लगा मैं उसका एडमायरर हूं। बाद में पता चला मैं तो बस रिप्लेसमेंट निकला। सच में जब मैं जाने लगा, वो जो कभी प्राउड यंग लेडी थी अब बिल्कुल भी प्राउड नहीं रही। जांग चेन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, प्लीज मत जाओ। वो शाम 6 बजे घर आई। मैंने उसके टेस्ट के हिसाब से 6 डिशेज और एक सूप तैयार किया था। शाम के लिए बाथ भी रेडी किया, साथ में रोजेज और सेंटेड कैंडल्स भी रखे। फुल रोमांटिक सेटअप मैंने उसके स्लीपर्स एंट्रेंस पर रख दिए। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, मैं तुरंत आगे बढ़ा, कोट लिया और स्लीपर्स सामने रख दिए। कोट वार्डरोब में टांगने के बाद मैंने पूछा, पहले नहाना है या खाना? वो फ़ोन में घुसी हुई थी, बिना ध्यान दिए बोली, पहले बाथ। थोड़ी देर बाद वो बाथरोब में बाहर आई, बाल सुखाते हुए। मैं तुरंत उसके पास गया और उसके कपड़े दे दिए। फिर मैं किचन गया और खाना गर्म करके लाया। ये सब मेरे लिए रूटीन बन चुका था। आज उसका मूड काफ़ी अच्छा था। वो बार बार फ़ोन देख रही थी, किसी से चैट कर रही थी। तभी मैंने उसके फ़ोन की स्क्रीन देख ली। ऊपर लिखा था जिंगयान। मैंने नज़र हटा ली और चुपचाप किचन चला गया। तभी मेरे पॉकेट में फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नाम था टैंग म्यू। कॉल उठाते ही उधर से आवाज़ आई, शाओचैन, क्या तुम सच में यूवे को डिवोर्स देना चाहते हो? मैंने बाहर देखा, फायरवर्क्स हो रहे थे। थोड़ी देर बाद मैंने धीरे से कहा, आंटी, आप जानती हैं हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से साथ थे। अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है और सॉन्ग जिंगयान भी वापस आ गया है। वो अब बहुत खुश है, उसे मेरी ज़रूरत नहीं है। उधर से उसकी माँ बोली, इन सालों में तुमने बहुत सहा है, मुझे सब पता है। मैंने सोचा था तुम्हारी लॉयल्टी उसे तुमसे प्यार करा देगी, लेकिन अब जब सॉन्ग जिंगयान वापस आ गया है, मुझे उसकी चिंता नहीं। 5 साल पहले तुमने उसके लिए विदेश जाने का मौका छोड़ा था। अगर अब भी जाना चाहते हो तो मैं अरेंज कर दूंगी। मैंने बाहर खिले हुए रात के फूल को देखा। इन 5 सालों में मेरी जिंदगी लिटरली पॉज पर थी। अब टाइम आ गया था आगे बढ़ने का। मैंने सिर हिलाया, थैंक यू आंटी, प्लीज़ जल्दी अरेंज कर दीजिए। मैं जल्द से जल्द जाना चाहता हूँ। कॉल कट गई। बाहर फायरवर्क्स भी धीरे धीरे खत्म हो गए, बिल्कुल मेरी 5 साल की शादी की तरह। मेरा फैमिली गरीब था। टैंग ग्रुप ने मेरी पढ़ाई स्पॉन्सर की थी। उसी वजह से मैं इतना आगे बढ़ पाया और विदेश जाने का मौका मिला। इसलिए जाने से पहले मैं थैंक यू बोलने टैंग फैमिली गया। वो सिर्फ मुझे ही स्पॉन्सर नहीं करते थे, लेकिन मैं पहला था जो थैंक्स बोलने गया। टैंग मॉम पहले बस फॉर्मल बात करना चाहती थीं, लेकिन फिर उन्होंने मुझे गौर से देखा और बोली, अगर सच में एहसान चुकाना चाहते हो तो मेरी मदद करो। वहीं से मुझे टांग युई और सॉन्ग जिंगयान की कहानी पता चली। टांग युई एक रिच लड़की, सॉन्ग जिंगयान एक परफेक्ट रिच बॉय। दोनों बचपन से साथ थे, चाइल्डहुड लवर्स टाइप। टांग युई उसे क्लियरली पसंद करती थी, लेकिन भाई साहब को ट्रू लव चाहिए था। ग्रेजुएशन के बाद जब टांग युई कन्फेशन करने वाली थी, तभी शौक सॉन्ग जिंगयान गर्लफ्रेंड के साथ विदेश भाग गया। टांग युई भागी एयरपोर्ट, लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। जब वो होश में आई, तब तक सॉन्ग जिंगयान शादी कर चुका था। उसके बाद टांग युई खुद को कमरे में बंद करके बैठ गई। एक खूबसूरत लड़की पूरी तरह टूट गई। तभी मैं एंट्री मारता हूँ। टैंग माम ने मुझे प्लान में डाल दिया, इसे इस प्यार से बाहर निकालो। मैंने विदेश जाने का मौका छोड़ दिया और 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। एक पार्टी में मैंने एक्टिंग की, पहली नज़र में प्यार वाला ड्रामा, और फिर उसे फुल क्रेजी तरीके से परस्यू करने लगा। पूरी सोसाइटी को पता चल गया ये लड़का टैंग युई के लिए पागल है। धीरे धीरे वो मेरी आदत डालने लगी, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ी। फिर एक दिन यॉट पर बेट लगी, जो लड़का समुद्र में कूद कर रिंग ढूंढ लाएगा, उसे ज़मीन मिलेगी। मुझे पता था वो उस ज़मीन के लिए डेस्परेट है, इसलिए बिना सोचे मैं समुद्र में कूद गया। उस दिन पहली बार वो मेरे लिए डर गई, मुझे कसकर पकड़ लिया। उसके पेरेंट्स काम में इतने बिजी थे कि कभी उसे मीटियर शावर दिखाने नहीं ले गए। बाद में मैंने आधा साल लगाकर सबसे बेस्ट माउंटेन ढूंढा मीटियर शावर देखने के लिए। लेकिन उस रात मैं इंतज़ार करता रहा और मैडम आई ही नहीं। बाद में पता चला वो सॉन्ग जिंगयान को ढूंढने गई थी। तब तक सॉन्ग जिंगयान की शादी में प्रॉब्लम्स शुरू हो चुकी थीं, और उस दिन के बाद वो हर हफ्ते विदेश जाने लगी। हर बार नए नए गिफ्ट्स लेकर जाती, सॉन्ग जिंगयान को खुश करने के लिए, लेकिन मुझे कुछ नहीं बताती। जिस दिन सॉन्ग जिंगयान वापस आया,
उससे मिलने की जल्दी में उसने तेज गाड़ी चलाई और फिर एक्सीडेंट में 3 दिन 3 रात बिना सोए उसका ख्याल रखता रहा। वो कोमा में थी, लेकिन हॉस्पिटल बेड पर 999 बार उसी का नाम ले रही थी। उस पल मुझे समझ आ गया, मदर टैंग ने जो मिशन दिया था वो कभी पूरा नहीं होगा। अच्छी बात यह थी कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था। सॉन्ग जिंगयान भी डिवोर्स लेकर वापस आ गया था। टैंग यूई को उसका प्यार मिल गया था और मुझे बस निकल जाना था। अब हम दोनों अपनी अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते थे। तुम फोन पर किससे बात कर रहे थे? काफी देर तक बाहर ना आने पर टैंग यूई किचन में मुझे ढूंढने आई। मैं बस फोन को घूरते हुए खड़ा था, जैसे सिस्टम हैंग हो गया हो। फिर होश आया। मैंने कामली बोला, कोई नहीं। उस रात उसके पास लेटा था, लेकिन पूरी रात नींद नहीं आई, बस सीलिंग को घूरता रहा। अगली सुबह उसने सामने रखे वेस्टर्न फूड को देखा और मुंह बना लिया। तुम जानते हो मुझे वेस्टर्न फूड पसंद नहीं। फिर क्यों बनाया? मैंने फॉर्क उठाया, स्टेक का टुकड़ा खाया, धीरे से बोला, फ्रिज में बस यही था। असल में झूठ, मैं बस विदेश जाने की प्रैक्टिस कर रहा था। वो ज्यादा सोची नहीं, फोन टेबल पर रखा, लेकिन नजर उसी पर थी। उसे किसी मैसेज का इंतजार था और मुझे पता था किसका। अचानक फोन वाइब्रेट हुआ। वो तुरंत उठा ली। सॉन्ग जिंगयान का मैसेज था और मैडम की कोल्ड लिप्स भी स्माइल करने लगी। मैंने 30 सेकंड तक उसे देखा, फिर क्वाइटली डिवोर्स पेपर्स निकाल लिए। ये मोमेंट मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त से ही रेडी था। टैंग यूई, लेट्स गेट डिवोर्स्ड। मैंने ऐसे बोला जैसे मौसम की बात कर रहा हूं, लेकिन मैडम बिजी थी चैटिंग में और कैजुअली बोली हाँ। मुझे कोई शॉक नहीं हुआ। 5 साल से वो मुझे ऐसे ही ट्रीट कर रही थी, हाफ क्लोज हाफ डिस्टेंट। अब तो पूरा अटेंशन भी विड्रॉ कर लिया था। मैंने लास्ट पेज खोला, पेन दिया और साइन करने को कहा। वो बिना देखे साइन कर दी। एक हाथ से साइन, दूसरे से चैटिंग जारी। मैंने पेपर्स रख लिए और बोला, 1 महीने बाद मैं चला जाऊंगा। वो बस बोलकर उठी और चली गई। मैं खुद को रोक नहीं पाया। टैंग यूई, तुम्हें पता है मैंने क्या कहा? वो मुड़ी, कन्फ्यूज्ड। ऑर्फनेज वाले सामान की बात? कॉन्ट्रैक्ट जो साइन किया? मैं अंदर से हंसा, खुद पर। उसे तो ये भी याद नहीं था। कोई बात नहीं, सॉन्ग जिंगयान के साथ खुश रहना। मैं बस मुस्कुरा दिया, बिना मतलब। उस दोपहर मैं ऑर्फनेज गया, काम खत्म करके डायरेक्टर से मिलने गया। सर, मैं विदेश पढ़ने जा रहा हूं। वो बहुत खुश हुए। जैंग चेन, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर बोले, लेकिन टैंग यूई से दूर हो जाओगे, लॉन्ग डिस्टेंस मुश्किल होता है। मैंने बच्चों को खेलते देखा और बोला, दूर नहीं, डिवोर्स हो चुका है। वो शॉक हुए, फिर बोले, अच्छा ही हुआ। अगर वो तुमसे प्यार करती तो कभी यहां तुम्हारे साथ आती। मैं मुस्कुराया, हाँ, डिवोर्स सच में अच्छा है। घर आकर मैंने सामान पैक करना शुरू किया, तब रियलाइज हुआ मेरे पास कपड़े ही कितने कम हैं, बस वही जो शादी के वक्त मिले थे। 5 साल में उसने कभी मेरे लिए कुछ नहीं खरीदा। फिर मैंने वो सारे गिफ्ट्स निकाले जो मैंने उसे दिए थे और सब स्क्रैप में बेच दिए। इतनी मेहनत से बर्थडे गिफ्ट्स दिए, लेकिन उसने कभी देखा तक नहीं। सब पर डस्ट जमी हुई थी। जब स्क्रैप ट्रक जा रहा था, पीछे से हॉर्न बजा, मुड़कर देखा। मेबाक, उससे एक रेड ड्रेस वाली वुमन उतरी। टैंग यूई की सिस्टर टैंग शैन। उसने ट्रक को देखा और बोली, छोटे घर से हो इसलिए कार्डबोर्ड भी बेच रहे हो? मैंने इग्नोर किया और जाने लगा। वो गुस्से में आ गई, आकर मुझे पकड़ लिया। सुनाई नहीं देता? मैं बात कर रही हूं। मैंने उसका हाथ हटाया और इरिटेट होकर देखा, क्योंकि पहली बार मैंने टैंग फैमिली को इंपॉर्टेंस देना बंद कर दिया था। टैंग शैन को मैं कभी पसंद नहीं आया। उसे लगता था कि मेरी औकात ही नहीं है टैंग फैमिली में आने की। इसलिए पूरे 5 साल कभी वो मेरा बनाया ब्रेकफास्ट गिरा देती, तो कभी मेरे धोए हुए कपड़ों पर पैर रख देती। लेकिन अब जब मैं फाइनली फ्री होने वाला था, मुझे उसे इम्प्रेस करने का कोई शौक नहीं बचा था। टैंग शैन पहले तो गुस्सा करने वाली थी, लेकिन फिर अचानक मुस्कुराई। तुम जैसे लोग कार्डबोर्ड बेचो वही अच्छा है। तुम्हें पता भी है, मेरी सिस्टर का फर्स्ट लव वापस आ गया है। अब तुम जैसे टेम्पररी हस्बैंड को निकलना ही पड़ेगा। इतना बोल ही रही थी कि पीछे से एक आदमी आया, व्हाइट शर्ट में। पहली बार मैंने सॉन्ग जिंगयान को देखा। भाई सच में हैंडसम था। 5 साल की फेल्ड मैरिज का उस पर कोई असर नहीं। नो वंडर टैंग यूई उसे इतने सालों से याद कर रही थी। वो आया और टैंग शैन का हाथ पकड़कर बोला, ऐसे मत बोलो, वो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है। टैंग शैन बोली, कौन सा ब्रदर इन लॉ? मेरी सिस्टर तो हमेशा से तुमसे ही प्यार करती है। वो हर हफ्ते विदेश जाती थी तुमसे मिलने, और जो गिफ्ट्स मिलते थे सब उसने तुम्हारे लिए खरीदे थे। फिर मुझे देखकर बोली, खड़े क्या हो, जाओ उसका लगेज अंदर लेकर आओ। मैंने लगेज की तरफ देखा, इग्नोर किया और सीधा अंदर चला गया। पीछे टैंग शैन गुस्से में पैर पटकती रह गई। आखिर में ड्राइवर ने सामान अंदर रखा। तभी टैंग यूई भी आ गई। उसकी नज़र सीधा सॉन्ग जिंगयान पर गई
और जैसे उसे राहत मिल गई, फिर उसने मुझसे कहा, उसका घर खाली है, रेनोवेशन चल रहा है, तो कुछ दिन वो यहीं रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सॉन्ग जिंगयान भी एक्टिंग करने लगा, नहीं नहीं, मैं कहीं और चला जाता हूँ। ब्रदर जांग खुश नहीं लग रहे। टांग युई तुरंत बोली, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये बहुत जेनरस है, छोटी बात पर नाराज नहीं होगा। मैं ये सब चुपचाप देख रहा था, फिर मुस्कुराकर बोला, हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस्टर सॉन्ग, आप आराम से रहिए। अंदर से, भाई, अब तो पूरा घर ही तुम्हारा होने वाला है। टैंग यूई ने तुरंत हाउसकीपर को बोला, इनका सामान बिगेस्ट गेस्ट रूम में रखो। टैंगशियान खुश होकर मुझे देखने लगी, फिर बोली, अब डिनर का टाइम है, खड़े क्या हो, जाओ खाना बनाओ। और हाँ भाई, स्पाइसी नहीं खाते, थोड़ा माइल्ड बनाना। हालांकि घर में हाउसकीपर थी, लेकिन हमेशा मैं ही खाना बनाता था, क्योंकि मैडम टांग यूई बहुत पिकी थी। मिशलिन शेफ भी फेल, लेकिन मेरा खाना समहाउ पास हो जाता था। लेकिन चाहे मैं कितना भी एफर्ट डालूं, वो बस 2-3 बाइट्स खाकर छोड़ देती। टैंग शियान तो बोनस में कंप्लेन भी करती रहती। इस बार मैंने शांति से कहा, आई कैनॉट कुक। पूरा माहौल फ्रीज। टैंग यूई शॉक्ड, क्योंकि मैंने कभी मना नहीं किया था, वो कुछ बोलने ही वाली थी। तभी सॉन्ग जिंगयान ने एंट्री मारी, मेरी गलती है, मुझे नहीं रुकना चाहिए। मैं आउटसाइडर हूं, मुझे जैंग भाई से खाना नहीं बनवाना चाहिए, और ड्रामा करते हुए जाने लगा। टैंग यूई ने तुरंत रोक लिया, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। फिर मेरी तरफ देखा, तुमने कहा था नाराज नहीं हो, फिर ये क्या एटीट्यूड है। मैंने हाथ उठाया, 2 उंगलियों पर बैंडेज था। मैं इंजर्ड हूं, पानी नहीं छू सकता। असल में कुछ नहीं हुआ था, बस एक्सक्यूज था। कॉन्ट्रैक्ट खत्म, इक्वल्स फीलिंग्स खत्म। अब मैं उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना चाहता था। पूरा घर ऑकवर्ड हो गया। पहले मैं सब काम अकेले करता था, इसलिए बाकी स्टाफ आराम से टाइम पर घर चले जाते थे। अब किसी को कुकिंग नहीं आती। टैंग शेन बोली, पहले क्यों नहीं बताया, हमें भूखा मारना है क्या। तभी सॉन्ग जिंगयान ने उसे रोका, ऐसे मत बोलो। फिर टांग यूई से बोला, इतने साल विदेश में रहा, मुझे हमारे स्कूल के पास वाला हॉटपॉट याद आ रहा है। याद है, हम रोज जाते थे। टैंग यूई तुरंत बोली, चलो वहीं चलते हैं। और पूरा ग्रुप निकल पड़ा। मुझे भी साथ घसीट लिया। रास्ते में टैंग यूई ड्राइव कर रही थी, पीछे वो दोनों स्कूल मेमोरीज याद करके हंस रहे थे। टैंग शियान बीच बीच में ऐड कर रही थी। तीनों फुल एंजॉय मूड में। फिर अचानक सॉन्ग जिंगयान बोला, सॉरी ब्रदर जेंग, हम आपको इग्नोर कर रहे हैं, बस आप उन मेमोरीज का हिस्सा नहीं थे। मैंने सोचा, ना पास्ट में था, ना फ्यूचर में रहूंगा। मैंने बस बोला और आंखें बंद कर लीं। टैंग यूई ने मुझे थोड़ी देर देखा, उसे लगा शायद मैं बदल गया हूं। रेस्टोरेंट पहुंचकर मैंने एक्सक्यूज बनाया, मैं वॉशरूम जा रहा हूं। वहां जाकर ठंडा पानी चेहरे पर डाला, मिरर में खुद को देखा। चेहरा हैंडसम था, लेकिन आंखों में थकान साफ दिख रही थी। 5 साल की शादी, सॉन्ग जिंगयान फुल एनर्जेटिक, और मैं पूरी तरह टायर्ड। मैंने खुद से कहा, बस थोड़ा और, फिर मैं फ्री हूं। टैंग यूई ने पहले ही क्लियर ब्रॉथ हॉटपॉट ऑर्डर कर दिया था। ब्रदर जिंग मीट नहीं खाते, सिलांट्रो छोड़कर बाकी सब वेजिटेबल्स डाल देना। इतने साल बाद भी उसे सॉन्ग जिंगयान की पसंद परफेक्टली याद थी। फिर अचानक उसने मुझसे पूछा, जांगचेन, तुम क्या नहीं खाते। 5 साल की शादी में पहली बार मैडम को मेरी प्रेफरेंस याद आई। मैंने टिश्यू से बोल साफ करते हुए बोला, सी फूड छोड़कर कुछ भी चलेगा। पूरे डिनर में टांग यूई बस सॉन्ग जिंगयान पर ध्यान दे रही थी, खुद तो कुछ खाया भी नहीं, बस उसके बोल में खाना डालती रही। बीच में पास वाली टेबल पर लड़ाई शुरू हो गई, और देखते देखते फुल WWE मैच बन गया। फिर एक आदमी ने गुस्से में पूरा उबलता हुआ हॉटपॉट उठाकर फेंक दिया। वो आदमी तो बच गया, लेकिन पॉट सीधा हमारी तरफ उड़ता हुआ आया, चिल्लाने की आवाज़ों के बीच। टैंग यूई ने तुरंत सॉन्ग जिंगयान को पकड़कर साइड में कर लिया, और मैं बस खड़ा देखता रह गया। अगले ही पल पूरा उबलता सूप मेरे ऊपर। मेरे हाथ लाल हो गए, ब्लिस्टर्स आ गए। ऐसा लग रहा था जैसे 1000 नीडल्स चुभ रही हों। दर्द इतना था कि बोल भी नहीं पा रहा था। जैंग चेन, टैंग यूई मेरे पास आई, पहली बार पैनिक में दर्द हो रहा है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी टैंग शियान चिल्लाई, ओ माय गॉड, ब्रदर जिंग इंजर्ड हो गए। बस सीन पलट गया। टांग यूई तुरंत सॉन्ग जिंगयान की तरफ भागी, उसके हाथ पर बस 2-3 बूंद ऑयल गिरी थी। सॉन्ग जिंगयान बोला, मैं ठीक हूं, पहले जांग चैन को ले जाओ। लेकिन टांग शियान बोली, कैसे ठीक हो, बचपन से पैम्पर्ड हो, छोटी सी चोट भी दर्द करती है। दीदी, खड़ी क्या हो, इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ। और मैडम सच में उसे लेकर भाग गई। जाते जाते बस इतना बोली, तुम टैक्सी लेकर हॉस्पिटल चले जाना। वाह, हस्बैंड रोस्ट हो गया, लेकिन प्रायोरिटी एक्स बॉयफ्रेंड।
उनके जाते ही मैं दर्द सहते हुए खड़ा था। स्टाफ वाले आए, फर्स्ट एड दिया, पेन किलर दिया, थोड़ा आराम मिला। कपड़े बदलकर मैं खुद ही टैक्सी लेकर हॉस्पिटल गया। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया और बोला रोज दवा लगाना, स्कार्स नहीं पड़ेंगे। इतना दर्द था कि आंखें बंद करनी पड़ीं। पास में नर्सेस बात कर रही थीं, टैंग ग्रुप मिस्टर सॉन्ग का कितना ख्याल रखता है। बस थोड़ा सा बर्न हुआ, लेकिन पूरा फ्लोर बुक कर लिया। डर्मेटोलॉजी एक्सपर्ट्स भी बुला लिए। इतनी केयर तो हमें भी मिलती। मैं अंदर से हंस पड़ा। सच में 10,000 साल में एक बार ऐसी वाइफ मिलती है। गंभीर इंजर्ड हस्बैंड को छोड़कर हल्की सी चोट वाले ईएक्स का केयर करना, लेजेंड लेवल अचीवमेंट। ट्रीटमेंट के बाद मैं बाहर निकला, फोन देखा, फॉरेन यूनिवर्सिटी से एडमिशन मैसेज आया। 5 साल बाद मैंने फिर से ब्रश उठाया, सामान खरीदा और सीधे टैंग हाउस जाने के बजाय माउंटेन चला गया। वहां का व्यू, फुल पीसफुल लेक, माउंटेन्स जैसे पेंटिंग ही हो। सालों का दबाव एकदम खत्म हो गया। मैंने पेंटिंग शुरू की और 3 दिन वहीं रहा। कोई टेंशन नहीं, बस फ्रीडम। फिर पेंटिंग स्कूल भेजकर फोन ऑन किया और शॉक, मिस्ड कॉल्स प्लस मैसेजेस फुल स्क्रीन, सब टैंग यूई के। इतने साल में उसने कभी कॉल नहीं किया और अब स्पैम मोड ऑन। तभी टांगशियान का कॉल आया। कहाँ मर गए थे तुम? मेरी सिस्टर तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही है। मैंने सोचा अच्छा जोक है, लेकिन फोन पर 100 जोड़ मिस्ड कॉल्स देखे तो लगा ये क्या प्लॉट ट्विस्ट है भाई। टैंग यूई मुझे ढूंढ रही है क्यों? कंफ्यूज्ड होकर मैं घर वापस गया। मैं कार से उतरा तो विला की हाउसकीपर मुझे देखकर ऑलमोस्ट रो ही पड़ी। सर, आप फाइनली आ गए। आपके बिना घर फुल केओस हो गया था। जो भी करते हैं, डायरेक्टर टैंग को पसंद नहीं आता। कई दिनों से गुस्से में हैं। मैं समझ गया, उन्हें मेरी आदत पड़ गई थी। लेकिन अब उन्हें इसकी आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि मैं बहुत जल्द हमेशा के लिए जाने वाला हूं। मैंने हाउसकीपर को थोड़ा काम किया और अंदर गया। पूरा घर अंधेरा था। टैंग यूई अकेली सोफा पर बैठी थी। मुझे देखकर उसने काफी देर तक देखा, फिर बोली, कहाँ थे तुम इतने दिन? मैंने जैकेट उतारते हुए बोला, माउंटेन गया था, पेंटिंग इंस्पिरेशन के लिए। वो फ्राउंड, अचानक पेंटिंग? अचानक नहीं, मैं तो पहले से आर्टिस्ट था। लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया, बस बोला, बस मन किया। फिर उसने टॉपिक बदला, उस दिन हॉटपॉट में मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी। बस सॉन्ग जिंगयान बचपन से पैम्पर्ड है, छोटी सी चोट भी उसे बहुत दर्द देती है, इसलिए मैं उसे पहले हॉस्पिटल ले गई। वाह, लॉजिक हस्बैंड रोस्ट हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। और तुमने उस वक्त कुछ कहा भी नहीं। अब क्यों नाराज हो? वैसे भी उसका घर ठीक हो गया है, वो शिफ्ट हो गया। मतलब अब एटीट्यूड मत दिखाओ। मैंने बस बोला और ऊपर जाने लगा। पीछे से आवाज आई, जांगचेन, मुझे भूख लगी है, नूडल्स बना दो। मैंने हाथ उठाया, बैंडेज दिखाया, भूल गई मैं भी इंजर्ड हूं। वो थोड़ी शॉक्ड, लेकिन मैं बिना देखे ऊपर चला गया। कुछ देर बाद वो मेरे सामने एक एक्सपेंसिव वॉच लेकर आई। उस दिन हॉटपॉट में मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाई, ये कॉम्पनसेशन है। मैं वॉच को देखता रहा। 5 साल, पूरे 5 साल में पहली बार उसने मुझे गिफ्ट दिया, और वो भी कॉम्पनसेशन। मतलब सॉरी, मैं अपने एक्स के साथ बिजी थी वाला गिफ्ट। मुझे याद आया उसके ऑफिस में गिफ्ट्स का ढेर, जो उसने सॉन्ग जिंगयान के लिए खरीदे थे। मैंने अंदर की फीलिंग दबा दी। जो गिफ्ट मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। मैंने लिया ही नहीं। वो बोली, अगर पसंद नहीं है तो बता देना, असिस्टेंट से ऑक्शन से सबसे एक्सपेंसिव मंगवाया है। तभी बाहर से टैंगशियान की आवाज, ब्रदर जिंगयान, आपको यहां आना चाहिए था। वो उसे अंदर खींचकर लाई और मेरी हाथ की वॉच देखकर बोली, OMG, ब्रदर जिंग को ये वॉच बहुत पसंद है। सीन समझ आ गया? टैंग यूई की आंखों में हेजिटेशन। मैंने सीधे वॉच उठाई और सॉन्ग जिंगयान को दे दी। आपके लिए खरीदी है, आप ही रखिए। एक लाइन में मैंने उसका कन्फ्यूजन सॉल्व कर दिया। पहली बार टैंग यूई मुझे अजीब तरीके से देखने लगी, जैसे मैं बदल गया हूं। और सच में मैं बदल गया था। 1 हफ्ते बाद डिवोर्स पीरियड खत्म होने वाला था, फाइनली फ्रीडम। मैंने पैकिंग शुरू की। तभी टैंग यूई ने असिस्टेंट से मेरे लिए एक्सपेंसिव सूट भेजा, मेन मैंशन में पार्टी के लिए। मैं हंसा, लीगल रिलेशनशिप खत्म, लेकिन मैडम को पता ही नहीं। मैं मना करने वाला था, लेकिन मदर टैंग से मिलना था, तो सूट पहनकर पार्टी में चला गया।
वहां देखा सॉन्ग जिंगयान सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। उसके फ्रेंड्स बोल रहे थे, डायरेक्टर टैंग तुमसे कितना प्यार करती है। ये वॉच लिमिटेड एडिशन है, प्योर वर्ल्ड में एक ही पीस। किसी मिस्टीरियस टाइकून ने खरीदी थी। पता चला वो डायरेक्टर टैंग थी। इतने साल बाद भी वो तुम्हें नहीं भूली। स्कूल में रोज तुम्हें पिक ड्रॉप करती थी। डेस्क में चॉकलेट्स जेली सब वही रखती थी। एक बार तुमने इग्नोर किया तो वो रो पड़ी थी। हर हफ्ते विदेश जाकर तुम्हें देखती थी, गिफ्ट्स देती थी तुम्हें खुश करने के लिए। अब तुम वापस आ गए हो और जांग चेन तो उसे पसंद भी नहीं। तुम दोनों को साथ होना चाहिए। सब लोग टीज कर रहे थे, हाँ हाँ टुगेदर हो जाओ। और मैं कॉर्नर में खड़ा चुपचाप ये सब सुन रहा था। मैं वहां खड़ा ये सब देख रहा था। लोग हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे और मेरी वाइफ के पुराने प्यार की लव स्टोरी सुनाकर एंजॉय कर रहे थे। तभी पीछे से आवाज आई, जांग चेन। मैं पलटा। मदर टैंग थी। मैं मॉम बोलने वाला था, लेकिन फिर खुद को रोका। आंटी। उन्होंने हल्का सा साय लिया और मुझे विदेश जाने के सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए। सब अरेंज कर दिया है, तुम्हारी फ्लाइट 8 घंटे में है, कुछ और चाहिए? मेरे हाथ कांप रहे थे। फाइनली फ्रीडम मिलने वाला था। मैंने डीप ब्रेथ लिया। थैंक यू आंटी, आपने बहुत हेल्प की। फिर धीरे से बोला, बस एक रिक्वेस्ट है, अगर टैंग यूई पूछे तो बोलना आपको कुछ नहीं पता। हम दोनों का फिर कभी मिलना ना हो, यही बेटर है। वो शॉक हो गई, तुमने उसे बताया नहीं? मैं मन में सोच रहा था, क्या बताऊं? कि मैं प्लान करके उसके पास आया था, या ये कि 5 साल तक जो प्यार दिखाया वो असली नहीं था, या ये कि अब मैं उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूं। अब जब उसका फर्स्ट लव वापस आ गया है, मेरे जाने से क्या फर्क पड़ेगा? मैं बस मुस्कुराया, बताने की जरूरत नहीं, बस जल्दी जाना चाहता हूं। तभी पीछे से आवाज, लीव मतलब? मैं पलटा। टैंग यूई खड़ी थी। दिल थोड़ा हिला, समझ नहीं आया उसने कितना सुना। तभी मदर टैंग ने संभाल लिया, कुछ नहीं, तुम यहां क्यों आई? टैंग यूई ने ज्यादा पूछताछ नहीं की, बस बोली, मॉम केक कट करने का टाइम है। मदर टैंग बोली, तुम लोग कर लो, मैं ठीक नहीं हूं, और ऊपर चली गईं। अब टैंग यूई ने हाथ बढ़ाया, चलो केक कट करते हैं। मैंने सिर हिलाया, बैंडेज वाला हाथ दिखाया। नहीं, सॉन्ग जिंगयान के साथ कर लो। वो कंफ्यूज्ड, मैं उसके पास क्यों जाऊं? मैं हल्का मुस्कुराया, हमेशा तो वही करती हो। 5 साल से उसके लिए विदेश जाती रही, अब मैं खुद मौका दे रहा हूं, यूज इट। वो और कंफ्यूज्ड, क्या हो गया तुम्हें? मैं बोला, तुम दोनों क्लोज हो, बस केक ही तो है। मैं जेन्युइनली काम दिख रहा था। तो वो भी ज्यादा नहीं बोली, सीधा गई सॉन्ग जिंगयान के पास। उसके कान में कुछ बोला। भाई का फेस रेड। फिर दोनों स्टेज पर गए, हाथ पकड़कर केक कट किया। सीन ऐसा लग रहा था बर्थडे नहीं, वेडिंग चल रही है। नीचे सब लोग क्लैप कर रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे, किस किस। सॉन्ग जिंगयान लाल टमाटर, टांग यूई भी थोड़ा ब्लश, लेकिन रोक भी नहीं रही थी। और मैं फोन निकालकर टाइम देख रहा था। 3 घंटे में फ्लाइट अब निकलना चाहिए। लेकिन लोगों को लगा बेचारा दुखी है। थोड़ी देर बाद टैंग शियान और उसके रिच गैंग मेरे पास आ गए। चारों तरफ से घेर लिया। जांग चेन, इतने साल शादी के बाद भी बस खड़े होकर मेरी सिस्टर और जिंगयान को देख सकते हो। मैंने पहले ही कहा था, वो तुमसे प्यार नहीं करती, तुम बस उसका इमोशनल बैंडेज थे। अगर थोड़ी भी शर्म होती तो पहले ही छोड़ देते। मैंने इग्नोर किया, मुझे पैकिंग करनी थी। लेकिन ये लोग रुके नहीं। अरे अगली डकलिंग स्वान बनने का सपना? अगर जिंगयान विदेश नहीं जाता तो तुम्हें ये जगह मिलती? अपनी औकात पता है। और बोलते बोलते मुझे पुश करने लगे। मैं चुप रहा। फिर एक गुस्से वाला लड़का आया और जोर से धक्का दे दिया। मैं पीछे गिरा, सीधा शैंपेन टावर पर। धड़ाम। सारे ग्लास टूट गए, व्हाइट वाइन जोड़ मेरा खून मिक्स। पूरा हॉल शॉक। टैंग यूई ने ये देखा और तुरंत दौड़ी, सॉन्ग जिंगयान को छोड़कर मेरे पास आई। मुझे उठाया। उसकी आंखों में गुस्सा, किसने किया ये? सब चुप। वो डॉक्टर बुलाने को बोल रही थी। तभी बॉडीगार्ड दौड़कर आया, मिस टैंग, मिस्टर सॉन्ग के पेट में दर्द हो रहा है। बस फिर से प्लॉट ट्विस्ट। गेम खत्म। टैंग यूई, लोडिंग कंफ्यूजन। मैं, जाओ उसकी देखभाल करो, मैं खुद संभाल लूंगा। इनर वॉइस, प्रैक्टिस हो चुकी है इग्नोर होने की, नो वरीज। वो गिल्ट फेस बनाकर चली गई और मैं वही खड़ा, ब्रोकन लेकिन स्टेबल।
बाकी लोग बोले, सिंपैथी लेने की कोशिश मत कर। मैं, सिंपैथी नहीं भाई, एग्जिट प्लान चल रहा है। मैं चुपचाप रूम में गया, खुद दवा लगाई, नए कपड़े पहने और निकल पड़ा। घर जाकर पैकिंग की डिवोर्स पेपर टेबल पर रखा, दूर खोला, सामने टांग चियान। वो बोली, कहाँ भाग रहे हो? मैं, भाग नहीं रहा, निकल रहा हूं परमानेंटली। उसका दिमाग, सिस्टम एरर 404। मैं बोला, डिवोर्स कर रहा हूं, तुम लोग खुश रहो। वो बोली, ड्रामा मत कर। मैं, टेबल पे पेपर है, जाकर चेक कर लो। और फिर मैंने आखिरी बार घर देखा, सोचा 5 साल इक्वल्स फ्री ट्रायल खत्म। मैं मुस्कुराया, पहली बार जेन्युइनली। अब मैं अपनी जिंदगी जीने जा रहा हूं। और बस लगेज उठाया और अंधेरी रात में गायब हो गया। दी एंड नहीं, रियल स्टार्ट। वो कागज सच में उसी ने साइन किया था, लेकिन उसके दिमाग में तो जरा भी याद नहीं कि उसने कभी डिवोर्स पे साइन किया हो। अचानक उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। फिर उसे याद आता है, उस दिन सुबह वो वेस्टर्न खाना खा रही थी और उसने उसे कुछ साइन करने को दिया था। पर मैडम उस टाइम टोंग जिंग नियान को टेक्स्ट करने में इतनी बिजी थी कि ध्यान ही नहीं दिया। अब सोचती है, अरे यार, वही तो डिवोर्स पेपर था। गुस्से में वो कागज को मसल देती है और टुकड़े टुकड़े करके हवा में उड़ा देती है। मैंने उसे डिवोर्स दिया? ये तो दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है। वो मुझसे इतना प्यार करता था कि मेरे लिए समुंदर में कूद जाए। मैं उसे बार बार छोड़कर गई, फिर भी वो कभी नाराज नहीं हुआ। बस हाल में मैं टोंग जिंग नियन का ज्यादा ख्याल रख रही थी, तो थोड़ा जेलस हो गया होगा। 5 साल में थोड़ा जेलस होना तो बनता है। वो खुद ही वापस आ जाएगा। अगर अभी नहीं आया तो भी आएगा ही। उसे पूरा भरोसा है, इस दुनिया में मुझसे ज्यादा उसे कोई प्यार कर ही नहीं सकता। कॉन्फिडेंस लेवल ओवर 9000। इसके बाद विला के सर्वेंट्स भी उसका नाम लेना बंद कर देते हैं। एक दिन टांग यूई टोंग जिंग नियान को हॉस्पिटल से घर लाती है। टेबल पर सिंपल सी खिचड़ी पॉरेज रखी होती है। टैंग शियान गुस्से में चम्मच पटकती है, ये किसने बनाया? जांग चेन कहाँ है? उसे बोलो दूसरी बनाकर दे। सर्वेंट डरते डरते बोलता है, मैडम मास्टर कई दिनों से वापस नहीं आए। अब मैडम की आंखें बड़ी हो जाती हैं, अभी तक नहीं आया? उसे लगा था डिवोर्स वाली बात बस मजाक थी। आखिर इतनी बड़ी फैमिली को कौन छोड़ेगा? उधर टांग शियान सोचती है, दीदी तो सालों से टोंग जिंग नियान के पीछे थी। अब तो डिवोर्स भी हो गया, थियोरेटिकली तो हैप्पी होना चाहिए। लेकिन टैंग यूई का चेहरा देखो, उसे गुस्सा आ रहा है कि वो अभी तक वापस नहीं आया। मतलब बंदा चला गया, फिर भी एटीट्यूड सेम है। खाना खत्म होने के बाद टोंग जिंग यान को ऊपर आराम करने भेज दिया जाता है। फिर टांग शियन पूछती है, दीदी आप जिंगनियान को ऑफिशियल स्टेटस कब दोगी? मैं तो सालों से उसे जीजाजी बनते देखना चाहती हूं। टैंग यूई तुरंत घूरती है, क्या कहा तूने? टैंग शियन थोड़ी डरती है, लेकिन फिर भी बोल देती है, जांग चैन तो आपको डिवोर्स दे चुका है, आपको वो पसंद भी नहीं था, तो जिंग नियान के साथ क्यों नहीं? टैंग यूई शॉक्ड, तुझे कैसे पता उसने मुझे डिवोर्स दिया? टैंग शियन धीरे से, उस दिन जब आपने मुझे दवा देने भेजा था, मैंने वो पेपर देख लिया था। पर मुझे लगा वो मजाक कर रहा है। इतने दिन हो गए और वो वापस भी नहीं आया। अ फ्लैट टू लगता है बंदा सच में डाइवोर्स मूड में है। टैंग यूई ने जैसे ही ये सुना, उसका फेस और भी डार्क मोड में चला गया। उसने बिना ज्यादा सोचे समझे रियलाइज कर लिया कि जो डिवोर्स पेपर्स उसने छोड़े वो गुस्से में नहीं, फुल प्लानिंग के साथ थे। हाथ में कॉफी कप था, उसने सीधा धड़ाम से टेबल पर पटक दिया। पहले इतना प्यार करता था और अब बिना पीछे देखे चला गया। लगता हाई मेन हाई ज्यादा हाई वीआईपी ट्रीटमेंट दी रही थी इसको। फिर एटीट्यूड मोड ऑन करके बोली, जाएगा कहाँ? कॉल करो उसको, बोलो ड्रामा बैंड करे और घर वापस आए। सर्वेंट बेचारा नर्वस, मैडम कॉल किया था पर सिर ने उठाया ही नहीं। टांग यूई ने खुद फोन उठाया, कॉन्टैक्ट स्क्रॉल किए और फिर शॉक, अरे इसका नंबर टू सेव हाई नहीं, हाई मियर फोन मेन। लास्ट टाइम भी असिस्टेंट से नंबर मांगा था। जेजे तेज नंबर मिला, कॉल किया पर सामने से आया रोबोट वॉइस, जो नंबर आप डायल कर रहे हैं वो अब दुनिया से डिस्कनेक्ट हो चुका है, क्योंकि भाई साहब ने टू नंबर हाई कैंसिल कर दिया। टांग यूई स्क्रीन को घूरती रह गई, आंखों का ब्राइटनेस लो हो गया, फिर अचानक उठ के निकल पड़ी। रोड पर गाड़ी चलते हुए सोचने लगी, मेन इसको ढूंढने जाऊं तो जाऊं कहाँ? ना इसका घर ना फैमिली, सीधा ऑर्फनेज का हाई एड्रेस याद है। तो मैडम सीधा ऑर्फनेज पहुंच गई। वहां डायरेक्टर ने पहली बार फुल एटीट्यूड दिखाया। मिस टैंग, आप यहाँ कैसे? टैंग यूई पूछना चाहती थी वो कहाँ गया, पर ईगो ने बोला, ज्यादा इमोशनल मत हो। डायरेक्टर ने अंदर ही अंदर सोचा, 5 साल शादी के बाद भी नाम से बुला रही है वारी प्यार।
फिर सीधा बोल दिया, तुम्हें नहीं पता वो कहाँ है तो मुझे कैसे पता होगा। टांग यूई वापस आई, स्टीयरिंग व्हील पे गुस्सा निकाला। अब फ्लैट फाइनली उसको समझ आया, ये बंदा सच में सीरियस था, ये कोई मेन गुस्से में खून वाला ड्रामा नहीं था। पर दिल के अंदर से एक हाई लाइन ए रही थी, पहले इतना प्यार करता था, अब इतना ईजिली क्विट कैसे कर दिया। तभी फ़ोन रिंग। माँ की आवाज़ आई, बेटा घर ए जाओ, इम्पॉर्टेंट बात करनी है, तुम और टोंगजिंग नियान। बस इतना सुनते ही तांग युवेई ने तुरंत बात काट दी। मम्मी, मैंने जोंग चेन से तलाक के लिए हाँ ही नहीं की। तांग मम्मी तो एकदम सन्न रह गईं, दराज खोला और एक कागज़ निकाला। बेटी, पर तुम दोनों का तो तलाक का सर्टिफिकेट भी आ चुका है, जोंग चेन ने तुम्हें बताया नहीं। तांग युवेई का दिमाग लोडिंग एरर 404। उसकी आंखों में उलझन देखकर तांग मम्मी और भी हैरान। मतलब न विदेश जाने का बताया, न तलाक का। ये लड़का साइलेंट मोड पे ही जिंदगी जी रहा था क्या। तांग युवेई ने सर्टिफिकेट उठाया, आंखें काली पड़ गईं, दिल में आग लग गई। मैं तो समझ रही थी बस तलाक के कागज पे साइन हुआ है, ये तो पूरा पक्का निकलने का प्लान बना के गया है। उसे याद आया, तलाक के लिए 1 महीने का इंतजार करना पड़ता है, मतलब भाई ने 1 महीने पहले ही फैसला कर लिया था। फिर उसने पूछा, मम्मी, आप मुझे टोंगजिंग नियान के साथ क्यों सेट कर रही हो। तांग मम्मी हल्का सा मुस्कुराई, अरे बेटा, पहले तो तुम उसके लिए मरी जा रही थी, अब वो वापस आ गया, तुम आज़ाद हो, और लोग भी कह रहे हैं एकदम सही जोड़ी है। तांग यू वेई का दिल सिस्टम हैंग। पर मैंने तलाक के लिए हाँ नहीं की थी। अब उसके दिमाग में पूरी खिचड़ी पक गई। 5 साल की आदत, देखभाल, आराम, उसके बिना मैं कैसे रहूंगी। और अंदर से एक और आवाज़ आई, वो तो मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, ये तलाक तो बस गुस्से में किया होगा, है ना। टोंगजिंग नियान, हाँ पसंद था, पहला प्यार था, पुरानी यादें हैं, पर जोंग चेन को छोड़ना सिस्टम इजाज़त ही नहीं दे रहा। तांग मम्मी ने फिर एक और फाइल निकाली। तांग यू वेई ने देखा, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एहसान चुकाने का समझौता। नीचे दस्तखत जोंग चेन के। मम्मी, ये क्या है। तांग मम्मी, बेटा, जब टोंगजिंग नियान तुम्हें छोड़कर विदेश गया था, तुम तो पूरी दुखियारी हीरोइन बन गई थी, तो मैंने सोचा कोई बंदा लाते हैं जो तुम्हें संभाले। और तब एंट्री हुई जोंग चेन की, वो असल में उपकार चुकाने आया था। तो सौदा हो गया, 5 साल तक तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा दिल टूटने के गम से निकालेगा, फिर अपना काम खत्म, इक्वल्स बाहर का रास्ता। सीधे शब्दों में कहें तो 5 साल का इमोशनल सपोर्ट हस्बैंड वाला कॉन्ट्रैक्ट। तांग मम्मी, सच बोलूं तो उसने काम एकदम चकाचक किया, पर वो कभी परिवार जैसा नहीं लगा, इसीलिए मुझे आंटी ही बुलाता था। मैं सोच रही थी अगर टोंगजिंग नियान वापस ना आए तो उसको असली दामाद बना लूंगी। पर जैसे ही 5 साल खत्म हुए, टोंगजिंग नियान की एंट्री हो गई और उसके तुरंत बाद तुम्हारा एक्सीडेंट भी हो गया। मैं सोच ही रही थी कि कैसे बात करूं, तभी जोंग चेन खुद आया और बोला, आंटी, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, मैं निकल रहा हूं। मदर तांग की बातें चल रही थीं, पर तांग यू वेई को अब कुछ भी सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसके हाथ में वो एहसान चुकाने का समझौता था, हाथ कांप रहे थे, दिमाग बिल्कुल खाली। मतलब पिछले 5 साल जो उसने मेरे लिए किया, सब सिर्फ एक सौदा था। उसने कभी मुझसे सच में प्यार ही नहीं किया। पर फिर उसका दिल उलझ गया। लेकिन उसकी आंखों में जो प्यार था, वो नकली कैसे हो सकता है। वो मेरे लिए समंदर में कूद गया था। 5 साल तक इतनी देखभाल की, कोई एक्टिंग इतनी असली कैसे हो सकती है। उसने समझौता पढ़ना शुरू किया। हर लाइन एक झटका थी, उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना, घर के छोटे से छोटे काम खुद करना। जैसे जैसे वो पढ़ती गई, उसका चेहरा और काला पड़ता गया। मतलब हर एक अच्छा काम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के लिए था। आखिरी जो थोड़ी सी उम्मीद बची थी, वो भी डिलीट हो गई। और फिर गुस्सा एकदम 7वें आसमान पर। ऐसा लगा जैसे सब्र का बांध टूट गया हो, अंदर का सारा गुस्सा बाहर आ गया। चर्रर, समझौते के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मदर तांग सन्न रह गईं, ये मेरी शांत वाली बेटी है या हल्क बन गई। इतना गुस्सा तो सिर्फ तब आया था जब पहला प्यार परदेश चला गया था। थोड़ी देर बाद तांग युवेई ने लंबी सांसें लीं, खुद को काबू किया, फिर सीधा मम्मी की तरफ देखा, थोड़ा ताना मारते हुए, मम्मी, आपको पता है ना जोंग चेन कहाँ गया। मदर तांग थोड़ी असहज हो गईं, सच तो पता था, टिकट भी उन्होंने ही करवाया था, पर वादा भी किया था, इसीलिए बोली, माफ करना बेटा, मैं नहीं बता सकती। फिर एक कड़वी मुस्कान के साथ, वैसे भी
अगर बता भी दूं, तुम उसे ढूंढ नहीं पाओगी, क्योंकि भाई साहब चालाक निकले। उन्होंने उस देश में जाना ही छोड़ दिया जहां मम्मी ने प्लान बनाया था। तांग यूवेई, उम्मीद इक्वल 0%। मदर तांग कुछ और बोलने वाली थी। तुम और टोंगजिंग। तभी फोन बजा। ट्रिंग ट्रिंग। तांग चियान की घबराई हुई आवाज आई, दीदी, जल्दी घर आओ, जिंग नियान के साथ कुछ हो गया है। तांग यूवेई तुरंत घर पहुंचती है और क्या देखती है, विले के बाहर कुछ विदेशी खड़े हैं। एक औरत पूरे कड़क एटीट्यूड में खड़ी है और सामने टोंगजिंग नियान मुंह छिपाकर रो रहा है। तांग यूवेई तुरंत समझ गई, ये इसकी पूर्व पत्नी एक्स वाइफ है। तभी तांग चियान चिल्लाया, दीदी, इधर आओ जल्दी। सबकी नज़र उस पर टिक गई, खासकर वो पूर्व पत्नी, जो उसे ऊपर से नीचे तक देख रही थी। इतना दबदबा वाला लुक था कि तांग यूवेई को भी हल्का सा डर लग गया। फिर वो आगे बढ़ी, टोंगजिंग नियान के पास जाकर बोली, मिस यांग, आप यहाँ क्यों आई हैं? यांग टिंग ने तांग यूवेई को देखा और ठंडी सी हंसी हंसी, मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मिस तांग, तुम्हें अच्छे से पता है, मैं और टोंगजिंग नियान 5 साल तक शादीशुदा थे और तुम हमेशा बीच में आती रहीं। सच कहूं, हमारा तलाक तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तांग यूवेई पूरी तरह चकरा गई। क्या? मैं? उसके दिमाग में फ्लैशबैक चलने लगा। वो हर हफ्ते चुपके से विदेश जाती थी, टोंगजिंग नियान को दूर से देखकर वापस आ जाती, गिफ्ट्स छोड़ के आती, पर एकदम सादे वाले, ताकि कोई शक न करे। उसको लगता था कोई नहीं जानता, पर मैडम पूरी तरह सीसीटीवी में कैद हो चुकी थीं। यांगटिंग उसे ऐसे देख रही थी जैसे कितनी भोली बन रही है। हमारी शादी जल्दी हुई थी, पर शुरू में मैं उससे सच में प्यार करती थी। फिर बिजनेस संभालना पड़ा, बिजी हो गई और धीरे धीरे उसे इग्नोर करने लगी। उसके सोशल मीडिया पोस्ट देखती थी, समझ आता था वो अकेला है, पर जब भी कॉल करती, काम बीच में आ जाता। फिर एक दिन घर के बाहर अजीब गिफ्ट्स आने लगे। अमेरिका में मिलते ही नहीं ऐसे गिफ्ट्स। कैमरा चेक किया और क्या देखा, तांग यूवेई चुपके से गिफ्ट्स रख रही थी। बस फिर क्या, पूरा जलन वाला मोड ऑन हो गया। यांगटिंग ने सारे गिफ्ट्स उठाए और टोंगजिंग नियान के सामने फेंक दिए। ये सब क्या है? फिर क्या, रोज की लड़ाई, बहस, ड्रामा और अंत में गुपचुप तलाक बंदा वापस अपने देश आ गया। यांगटिंग फिर थोड़ा ताना मारते हुए, मिस तांग, वाह तुम्हारी परवरिश, खुद का पति होते हुए भी दूसरे के पति को याद कर रही थी। ये सुन के तांग यूवेई का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने धीरे से बोला, मेरा पहले ही तलाक हो चुका है। पीछे खड़ा टोंगजिंग नियान ये सुन के दंग रह गया। उसके दिमाग में भी पुरानी यादें आने लगीं। बचपन से जानता था तांग यूवेई उसे पसंद करती है, पर उसने उसे हमेशा सिस्टर जोन में रखा। एक दिन पता चला वो प्यार का इजहार करेगी, तो भाई ने क्या किया, अपनी गर्लफ्रेंड को घर ले आया, सीधा शादी कर ली। मुसीबत खत्म। पर शादी जल्दी में हुई थी। शुरुआत में प्यार था, फिर धीरे धीरे दिक्कतें आईं। पत्नी बिजी, बाहर के लोग दखल देने लगे, गलत फहमियां, और बीच में तांग यूवेई के गिफ्ट्स। टोंगजिंग नियान सब समझता था, ये भी जानता था तांग यूवेई भी शादीशुदा है। उसने फैसला किया, मैं चुपचाप गिफ्ट्स हटा देता हूं। पर जिस दिन हटा रहा था, यांगटिंग ने पकड़ लिया और फिर सारा जमा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। नतीजा, तलाक, वापस इंडिया। वापस आके वो चुपचाप रहना चाहता था, पर तांग यूवेई को पता चल गया। वो तुरंत उसके पास गई, परवाह दिखाई, पर टोंगजिंग नियान, मैं ठीक हूं, मुझे रहने दो। पर मैडम ने सुना ही नहीं, सीधा उसे तांग फैमिली ले आई। उस टाइम जोंगचेन असली हीरो सोच रहा था, अच्छा है अब ये आया है, मैं निकल लूंगा। पर कहानी में मोड़ आया, उसने उसे रुकने दिया। बाद में जब घर ठीक हो गया, टोंगजिंग नियान चुपके से निकल गया, क्योंकि वो दोस्ती खराब नहीं करना चाहता था। टोंगजिंग नियान असल में दोस्ती तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए बार बार मना करता था। पर तांग यूवेई को लगता था शर्मा रहा है, पर असल में मना नहीं कर रहा। बेचारा अंदर से और उलझ रहा था। फिर जब उसने सुना कि जोंगचेन तलाक करके चला गया, तो उसको पछतावा, गिल्ट हुआ, शायद मुझे वापस ही नहीं आना चाहिए था। तभी एंट्री हुई यांगटिंग की। वो सीधा आई और टोंगजिंग नियान को पकड़ के खींच लिया।
तांग यूवेई ने झट से उसे रोकने की कोशिश की, पर बॉडीगार्ड्स बोले, मैडम, दूरी बनाए रखें। यांग टिंग शांति से बोली, जिंग नियान, गलती मेरी थी, सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा, अब मेरे साथ घर चलो, तलाक भी मैं रद्द कैंसिल कर चुकी हूं। टोंग जिंग नियान, सिस्टम प्रोसेसिंग। तांग यूवेई की घबराहट शुरू, ये वापस गया तो फिर वही सब शुरू होगा। साइड में तांग जियान भी सपोर्ट में, हाँ भाई, मेरी दीदी बेस्ट है। टोंग जिंग नियान ने लंबी सांस ली और तांग यूवेई की तरफ देखा। यूवेई, शुक्रिया, तुमने मेरा ख्याल रखा। बस एक लाइन ने उसका दिल तोड़ दिया। टोंग जिंग नियान, वो धीरे से बोला, बचपन से मैं कमजोर रहा हूं। लोग आसानी से मुझे डरा धमका देते थे, मना करना नहीं आता था। तुम हमेशा मेरी मदद करती थी, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। पर अब मैं मना करना सीख गया हूं। अंदर से फाइनली बंदा अपग्रेड हो गया। पर जब भी मना करता था, मैं डर के मारे रो देता था। तुम उसका मतलब कुछ और ही समझ लेती थी। उस गलत फहमी के लिए सॉरी। जोंग चेन एक अच्छा आदमी है, उससे भी माफी मांगनी चाहिए मुझे। फिर आखिरी लाइन, यू वेई, अब हम दोबारा न मिलें, ठीक है? सीन खत्म, सब लोग चले गए। विले में सिर्फ तांग यूवेई रह गई। मदर तांग देखकर गुस्सा भी दुख भी। हर बार प्यार में फेल होती है और फिर वही हालत। और इस बार जोंग चेन भी नहीं है उसे संभालने के लिए। उधर इटली में जोंग चेन अपनी पेंटिंग वाली लाइफ एंजॉय कर रहा है। उसका दोस्त आया, फोन दिखाया, भाई देख, तांग यूवेई न्यूज में है। जोंग चेन ने एक नजर डाली और बोला, दोस्त, बस इतना ही रिएक्शन? जोंग चेन, तो और क्या करूं? नाचूं? ये दुनिया छोटी है, सबको सब पता है। उसका एक्सीडेंट, शादी, ड्रामा, सब वायरल हो चुका है। दोस्त पूरा गुस्से में, भाई इतनी अच्छी लड़की नहीं थी वो, तुम्हें वैल्यू नहीं दी और दूसरे के पति के पीछे पड़ी रही। मैं होता तो 2 थप्पड़ जरूर लगाता। जोंग चेन हल्का सा मुस्कुराता है, मैं जब से विदेश आया हूं, मैंने ये सब छोड़ दिया है। अब मैं घर गृहस्थी के झमेलों से पूरी तरह दूर हो चुका था। रात को आखिरी पेंटिंग पूरी करके जैसे ही सुस्ता रहा था, तभी फोन की ट्रिंग ट्रिंग ने सन्नाटा तोड़ दिया। एक क्लासमेट का फोन था जो हाल ही में देश वापस गया था। फोन उठाते ही वो एकदम एक्साइटेड होकर बोला, जोंग चेन, भाई सुन, तांग यूवेई तो बिल्कुल पागल हो गई है। मैं थोड़ा माथा सिकोड़ता हूं। मुझे अब पता चला, मेरे तलाक के बाद और उसका पहला प्यार भी अपनी एक्स बीवी के साथ वापस चला गया। तांग यूवेई की हालत एकदम खस्ता हो चुकी है। घर में बंद रोज शराबबाजी, पूरा दुखियारी हीरोइन मोड ऑन। पहले होता तो मैं क्या करता, हैंगओवर उतारने के लिए सूप तैयार रखता, पूरी सेवा टहल चालू रखता। पर अब मैं हूं ही नहीं भाई। अब जब मैं नहीं हूं, तो मैडम को मेरी याद आने लगी है। अरे वो मेरा कितना ख्याल रखता था, वो कितना अच्छा इंसान था। और लोग भी कह रहे हैं जोंग चेन ही सबसे बढ़िया था। बस फिर क्या, मुझे ढूंढने का जुनून चढ़ गया उसे। पर दिक्कत ये है, मैं उस देश गया ही नहीं जहां मम्मी ने भेजा था, सीधा इटली शिफ्ट हो गया। तो मैडम के लिए सर्च रिजल्ट इक्वल्स 0 मिला और यहां से उसका पागलपन लेवल 100 पर पहुंच गया। कंपनी पर ध्यान देना बंद, जिन्होंने मुझे दुख पहुंचाया था उन सबको सजा दे दी। तांग जियान को भी ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। लोग बोल रहे हैं ये पागल नहीं है तो और क्या है। मैं खिड़की के पास खड़ा होकर गुलाब को छूता हूं और सोचता हूं, जब से मैंने वो एहसान चुकाना शुरू किया था, मैंने उसे सिर्फ एक काम की तरह देखा। काम खत्म करो और चलते बनो। जिस दिन विदेश आया, पहले इरादा मम्मी वाले देश जाने का था, पर आखिरी वक्त पर नहीं, इटली चलते हैं। और उस दिन के बाद पूरा ध्यान करियर पर, कोई भटकाव नहीं, तांग यूवेई का नाम और निशान नहीं। अब उसकी खबरें सुनके बस एक ही बात जहन में आती है, देर से आया प्यार। प्यार नहीं, पछतावा होता है। और वैसे भी मैं उससे प्यार करता ही नहीं था, तो उसके पछतावे से मुझे क्या लेना देना। अगले दिन मैं पेंटिंग का सामान लेके स्टूडियो जा रहा था। मेरा खास दोस्त बाहर इंतजार कर रहा था। उसके हाथ से ब्रेड ली, उसको जन्मदिन का तोहफा दिया। दोनों हंसते खेलते क्लास की तरफ बढ़ गए। पर वहां जाकर पता चला आज क्लास कैंसिल है।
क्योंकि एक मशहूर कलाकार लेक्चर देने आया है। हम दोनों लेक्चर हॉल गए। पूरी भीड़ जमा थी। किसी तरह आखिरी सीट हाथ लगी। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। और जैसे ही वो कलाकार अंदर आया, सब दंग रह गए, क्योंकि बंदा गजब का हैंडसम था। कला की दुनिया वाले भी सोच रहे थे, भाई ये आर्टिस्ट है या कोई मॉडल। पर मैं उसे देखकर वहीं जम गया। सांसें थम गईं, क्योंकि वो मुझे जानता था। वो मुस्कुरा के बोला, बहुत समय बाद मिले जोंग चेन। मेरी आंखों में हल्का सा पानी आ गया। वो लियू था, बचपन का दोस्त, अनाथालय में साथ बड़ा हुआ था। वो और सुवानु हमेशा मेरी ढाल बनकर रहते थे, पर उनकी किस्मत अच्छी थी, उन्हें अच्छे परिवारों ने गोद ले लिया। और मैं अनाथालय में ही रह गया। अब जब उसने मुझे देखा, मैं एकदम दुबला पतला और कमजोर सा, उसकी आंखों में मेरे लिए दुख साफ दिख रहा था। लियू और सुवानु के साथ रहकर मैं भी एक खुशमिजाज बच्चा था। पर फिर जिंदगी ने कहानी में मोड़ दे दिया। दोनों गोद ले लिए गए और मैं अनाथालय में ही रह गया। उस समय हम छोटे थे, न फोन था न कोई संपर्क, तो कनेक्शन पूरी तरह टूट गया। इतने सालों बाद लियू हमें ढूंढ रहा था। पहले सुवानु मिला, फिर तांग परिवार की वेबसाइट से पता चला, अरे ये तो जोंग चेन है और इसने तांग यूवेई से शादी कर ली। और जब उसने मेरी जिंदगी का ड्रामा सुना, उसका दिल भी टूट गया। ये बंदा पहले कितना हंसमुख था, शादी ने इसको पूरी तरह तोड़ दिया। फिर क्या, लियू और सुवानु ने फैसला किया, चलो रोम शिफ्ट होते हैं, सिर्फ मुझसे जल्दी मिलने के लिए। जब हम मिले, मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। इतने साल का दर्द सब बाहर आ गया। डिनर पर तो पूरा इमोशनल सीन हो गया। सुवानु ने मेरा पसंदीदा खाना रखा, जोंग चेन। आगे का क्या प्लान है? मैं बीफ का आखिरी टुकड़ा खाते हुए बोला, अभी तो कुछ प्लान नहीं। पहले ग्रेजुएशन पूरी करूंगा, फिर या तो प्रदर्शनी, एग्जीबिशन या नौकरी। इंडिया वापस जाना? ये सुनते ही मैं थोड़ा सुन्न पड़ गया। अनाथालय की डायरेक्टर से मिलना है, पर तांग यू वेई से भी मिलना पड़ेगा। और उसकी याद आते ही चेहरा इक्वल्स चिड़चिड़ा मोड ऑन। लियू और सु वानु ने तुरंत टॉपिक बदल दिया, छोड़ो भाई, पहले खाना खा, भविष्य बाद में देख लेंगे, हम तेरे साथ हैं। समय बीत गया। फिर आया ग्रेजुएशन का दिन। मैं भावुक हो गया। 5 साल की देरी, पर आखिरकार हो गया। दोस्त आए, फूल दिए, बधाई हो जोंगचेन। आखिरी डिनर, थोड़ी वाइन भी पी। वाइन का स्वाद थोड़ा कड़वा, थोड़ा इमोशनल। पता नहीं दोबारा कब मिलेंगे। सब लोग हंस भी रहे थे, रो भी रहे थे। एक हफ्ते बाद पैकिंग खत्म, इटली के दोस्तों को बाय बाय, और मैं लियू जोड़ सुवानु के साथ इंडिया वापस। ये कोई पक्का शिफ्ट नहीं था। कारण 1, अनाथालय की डायरेक्टर से मिलना। कारण 2, पेंटिंग प्रदर्शनी का काम। 2 साल बाद डायरेक्टर से मिला, आंखें फिर से भर आईं। डायरेक्टर ने हाथ पकड़ा, तुमने अपना सपना पूरा कर लिया। फिर अचानक डायरेक्टर बोली, वैसे तुम्हारे जाने के बाद तांग यू वेई यहां आई थी, तुम्हें ढूंढ रही थी। मैं एकदम जम गया, ये नाम कितने समय बाद सुना। डायरेक्टर बोली, मुझे उसका बर्ताव पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं बताया। डीन के साथ डिनर के बाद मैं फू फैमिली मेंशन वापस आया, पर क्योंकि मैं सिर्फ छोटी विजिट पे था, लियू और सुवानु मुझे सीधा अपने घर ले गए। घर पहुंचते ही सुवानु पूरी तरह केयरिंग मोड में आ गई। अरे आ गए, जल्दी आओ, सूप तैयार है। ये लोग सच में असली परिवार वाली फील दे रहे थे। थोड़ी देर तक हम लोग अगले हफ्ते की पेंटिंग प्रदर्शनी, आर्ट एग्जीबिशन के बारे में चर्चा करते रहे। फिर मैं आखिरकार अपने कमरे में जाकर आराम करने चला गया। दूसरी तरफ तांग फैमिली मेंशन। तांग यू वेई मेज पर रखी फोटो को देख रही थी, काफी देर तक बस चुप, ख्यालों में खोई हुई। 5 साल, और अब 2 साल हो गए मुझे गए हुए। उसने पूरी तांग फैमिली की ताकत लगा दी, पर मेरा एक भी सुराग नहीं मिला। फोटो को देख के हल्का सा मुस्कुराई, पर वो भी कड़वी मुस्कान थी। वो हमारी शादी की फोटो थी, और 5 साल में साथ की सिर्फ एक ही फोटो। शादी हुई थी या आईडी कार्ड बना था? कोष्टक।
उसे अब समझ आया। इंसान तब समझता है जब चीज हाथ से निकल जाती है। जब मैं गया था, उसे लगा बस आदत थी उसकी देखभाल की। पर फिर एहसान चुकाने वाला समझौता, ग्रैटिट्यूड अग्रीमेंट और बाकी सारा सच, उसको एहसास हुआ ये आदत नहीं, प्यार था। पर दिक्कत क्या थी? जब तक समझी, मैं पहले ही बाहर निकल चुका था। ऑफिस का दरवाजा खटखटाया गया। असिस्टेंट आया। डायरेक्टर तांग, कल शहर के केंद्र सिटी सेंटर में एक नए आर्टिस्ट की प्रदर्शनी है, आप आमंत्रित हैं। तलाक के बाद ही उसे पता चला मैं जोंगचेन के बारे में कितना कम जानती थी। उसको लगा था मैं अचानक पेंटिंग में दिलचस्पी लेने लगा। पर सच तो ये था, मैं बचपन से ही कलाकार था। अगर वो एहसान चुकाने वाला सीन नहीं होता तो मैं अब तक एक मशहूर आर्टिस्ट बन चुका होता। अब तांग यू वेई क्या करती है? हर आर्ट प्रदर्शनी में जाती है। कारण, शायद उसके बारे में कुछ और जान पाऊं, शायद थोड़ा उसके करीब आ जाऊं। उधर मेरे क्लासमेट ने मुझे प्रदर्शनी की गेस्ट लिस्ट भेजी। मैं आराम से देख रहा था और एक नाम पे आंख रुक गई, तांग यू वेई। एक सेकंड के लिए दिमाग सुन्न हो गया। क्लासमेट बोला, भाई अगर मिलना नहीं है तो इंटरव्यू छोड़ देना। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूं। ठीक है। जब वापस आया था तभी पता था, एक दिन तो सामना होना ही है। अमावस से बच सकते हो पर पूर्णिमा से नहीं। वैसे भी जो देना था मैंने दे दिया। अब हम बस अजनबी हैं। डरने जैसा कुछ नहीं है। प्रदर्शनी का दिन। लोग रास्ता देखते हुए गैलरी में अंदर आ रहे थे। तांग यू वेई भी भीड़ के बीच चल रही थी। इतने सालों में उसने काफी प्रदर्शनी अटेंड की, पेंटिंग्स को समझना भी सीख लिया है। हर पेंटिंग अच्छी थी, पर फिर एक पेंटिंग के सामने वो रुक गई। एकदम सादी, कोई फालतू लाइन नहीं, सिर्फ एक खूबसूरत पहाड़ों का नजारा। नाम पढ़ा, आजादी, फ्रीडम। और पता नहीं क्यों उसके दिमाग में मैं आ गया। 5 साल मैं हमेशा उसके आसपास घूमता रहा, घर पे इंतजार करता रहा। मैंने अपनी आजादी खुद ही खो दी थी। जो साधारण जिंदगी होती है वही मेरा सपना बन गया था। वो अभी सोच ही रही थी, तभी एक जानी पहचानी मर्दानी आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत मुड़कर देखा और सामने वो इंसान जिसको तांग यू वेई दिन रात याद करती थी, आज उसके सामने खड़ा था। उस पल में उसकी दुनिया म्यूट हो गई। बस एक ही बंदा दिख रहा था, जोंगचेन। उधर मैं अपनी पेंटिंग समझा रहा था। तभी बिना चेतावनी के किसी ने मुझे कस के गले लगा लिया। परफ्यूम की खुशबू और कांपते हुए हाथ। तांग यू वेई, जोंगचेन, तुम आखिरकार वापस आ गए। मैं उसे पीछे धकेलने ही वाला था, पर उससे पहले ही लियू यू की एंट्री हो जाती है। सीधा उसे खींच के अलग कर दिया। जोंगचेन, तू ठीक है? मैं, हाँ। लियू यू का गुस्सा 7वें आसमान पर। तांग यू वेई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके सामने आने की? उसको याद आ गया, वो 5 साल का संघर्ष, वो सारी तकलीफ। तांग यू वेई कुछ बोलने वाली थी, पर मैं बीच में बोल पड़ा, यहां नहीं, कहीं और बात करते हैं। प्रदर्शनी बर्बाद नहीं करनी। कला के लिए सम्मान ग्रेटर देन ड्रामा। दूसरी मंजिल का कैफे। सीन सेट था। लियू यू बॉडीगार्ड मोड में, मैं एकदम शांत, तांग यू वेई पूरी तरह टूटी हुई। लियू यू सीधा बोला, तलाक हो चुका है, फिर भी क्यों पीछे पड़ी हो? तांग यू वेई मेरी तरफ देखती है। मेरे ठंडे चेहरे को देख के उसका दिल बैठ गया। ये वो जोंगचेन नहीं है। उसके पास 1000 सवाल थे, पर मुंह से निकला सिर्फ एक, तुमने मुझे तलाक क्यों दिया? साइड में सुवानू, वाह क्या बुद्धिमान सवाल है। मैं शांति से बोला, जो एहसान चुकाना था चुका दिया, इसलिए चला गया। जब तुमने तलाक के कागज पर साइन किया था तभी समझ गया था कि सच तुम्हें पता चल जाएगा। तांग यू वेई का हाथ कांप रहा था। मतलब 5 साल जो तुमने किया, सब सिर्फ एक सौदा था? मैं बिल्कुल शांत। हाँ, जब से समझौता हुआ, हमारा रिश्ता सिर्फ एहसान चुकाना था। मैं खुद को रोज याद दिलाता था, और इसलिए मैंने पहले ही तलाक का कागज बना लिया था।
बंदा इतना तैयार था जैसे परीक्षा देने जा रहा हो। सच कहूं, तुम मेरी लाइफ की पहली लड़की थी। समाज में घुलने मिलने से पहले ही शादी हो गई। डर लगता था कहीं मैं 5 साल के नकली दृश्यों में फंस न जाऊं। इसलिए जब भी भावनाएं आने लगतीं, मैं तलाक का कागज निकाल लेता। भाई ने आत्मनियंत्रण का लेवल ही पार कर दिया। शायद मैंने कोशिश की थी तुम्हें पसंद करने की, पर जब भावनाएं शुरू हुईं, तुमने मुझे बार बार नजरअंदाज किया, सिर्फ टोंगजिंग नियान के लिए। एक आम इंसान भी थक जाता है। मैं तो वैसे भी सिर्फ एहसान चुका रहा था। तुमसे नफरत नहीं करता, वो भी बड़ी बात है। 5 साल बोलने में लंबा लगता है, पर 1 सेकंड में खत्म भी हो गया और मैं आजाद हो गया। हर एक लाइन तांग यू वेई को अंदर से तोड़ रही थी। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। और फिर आखिरी डायलॉग, तांग यू वेई, न अतीत में, न वर्तमान में, न भविष्य में। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करता था और कभी नहीं करूंगा। हमारे बीच सिर्फ एक चीज थी, एहसान चुकाना। उसने कैसे रिएक्ट किया, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। मुझे बस ये मैटर जल्दी खत्म करना था, फिर नीचे जाके एग्जीबिशन हैंडल करना था। तांग यू वेई फिर भी आगे बढ़कर मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लियू यू हमेशा मेरे सामने खड़ा हो जाता। वो बस बेकार में खड़ी देखते रह गई जब तक मैं डोर के अंदर गायब नहीं हो गया। ये छोटा सा इंसिडेंट एग्जीबिशन को अफेक्ट नहीं कर सका। आखिर में सब कुछ स्मूथली चला और हमने सेलिब्रेट भी किया। लियू यू और सुवानू ने स्पेशली मेरे लिए एक रेस्टोरेंट रिजर्व किया था, लेकिन खाना आने से पहले ही ताज़ा लाल गुलाबों, फ्रेश रेड रोजेस का एक गुलदस्ता डिलीवर हुआ। एक्सक्यूज मी, मिस्टर जोंग कौन है? ये फ्लावर्स मिस तांग ने भेजे हैं। उन्होंने आपको सक्सेसफुल आर्ट एग्जीबिशन के लिए बधाई दी है। मैंने सीधा मना कर दिया। बस वेटर से बोला, उन्हें वापस कर दो। प्लीज मिस तांग को कह देना मुझे लाल गुलाब पसंद नहीं है। लाल गुलाब वो होते हैं जो टोंगजिंग नियान को पसंद हैं। मुझे सिर्फ कांटों वाले क्लाइंबिंग रोजेस पसंद हैं। पहले जो वार्म एटमॉस्फेयर था वो एकदम ऑकवर्ड हो गया। वेटर भी समझ नहीं पाया क्या करे। मैंने कुछ और नहीं बोला तो वेटर चुपचाप वापस चला गया। लेकिन इससे तांग यू वेई पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो रोज मेरे स्टूडियो में क्लाइंबिंग रोजेस का गुलदस्ता भेजने लगी, पर हर बार वो अंदर आने से पहले ही डस्टबिन में चला जाता। फिर एक बार आर्ट एग्जीबिशन में तांग यू वेई ने जानबूझकर मेरा रास्ता रोका। वो पूछना चाहती थी कि मैं उसके फ्लावर्स क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मैं उसे काफी देर तक देखता रहा, फिर अचानक मुस्कुराया। तंग यूई का जुनून कम नहीं हुआ था। वो रोज मेरे स्टूडियो पर क्लाइंबिंग रोजेस का गुलदस्ता भेजती रही, जिसे मैं बिना देखे सीधे कचरे के डिब्बे में डाल देता। फिर एक बार आर्ट एग्जीबिशन में उसने जानबूझकर मेरा रास्ता रोका। पूछने लगी कि मैं उसके फूल क्यों नहीं लेता। मैंने उसे बहुत देर तक देखा, फिर एक तल्ख मुस्कान के साथ बोला, 5 साल साथ रहे, फिर भी तुम मुझे जरा भी नहीं समझ पाई। मुझे तुम पसंद नहीं हो, इसलिए तुम्हारी दी हुई कोई भी चीज मुझे पसंद नहीं है। तंग यूई, हम शांति से अलग क्यों नहीं हो सकते? मैंने तुम्हें तलाक दे दिया है, अब तो तुम्हें सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए, है ना? उसकी सांसें तेज हो गईं, आंखों में जैसे कुछ टूट सा गया था। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। सच है जियांग चेन, मैंने तलाक ले लिया है, पर मैं खुश नहीं हूं। मुझे तुम्हारी आदत हो गई थी। तुम्हारे जाने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मैं असल में जिससे प्यार करती हूं वो तुम हो, सॉन्ग जिंग नहीं। उसके लिए मेरी भावनाएं बस बचपन की जिद थी। अब वो भी चला गया है। हम वापस पहले जैसा सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर सकते? मेरी आंखों में एक बेचैनी सी कौंध गई। वो दिन, मेरे लिए वो हर एक दिन किसी नर्क से कम नहीं था। मैं वापस उस जिंदगी में नहीं जाना चाहता था। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और मेरी आवाज और भी ठंडी हो गई। तंग यूई, जरा अपनी बात तो सुनो। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, ये बस एक आदत है, जैसे घर के नौकर की आदत होती है। बस फर्क इतना है कि दूसरे नौकर मेरी तरह नहीं है। कौन तुम्हारी खातिर अपनी जान जोखिम में डालेगा? क्या तुम सच में श्योर हो कि तुम्हें मुझसे प्यार है? खुद से ये सवाल पूछकर देखो, क्या तुम वाकई इस बात पर यकीन करती हो? तंग यूई का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। 18 साल की उम्र में जब मैं तंग परिवार में आया था, तब से मैंने उसे कभी इतना बेबस नहीं देखा था। वो हमेशा कितनी घमंडी और खुद में खोई रहती थी, पर आज उसका चेहरा बिल्कुल बेजान लग रहा था। सिर्फ इसलिए क्योंकि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। उसकी बातों का जवाब देने के बजाय उसकी असलियत को आईना दिखाकर मैंने उसे वहीं छोड़ दिया। मैं वहां से निकल ही रहा था कि तभी मुझे माँ तंग का कॉल आया।
माँ तंग के लिए मेरे दिल में आज भी सिर्फ शुक्रगुजार हूँ। आखिरकार उन्होंने ही मुझे अपना कर्ज उतारने का मौका दिया था। जब मैं यूनिवर्सिटी में था, ट्यूशन फीस भरने के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचता था। मैं तंग परिवार का एहसानमंद नहीं रहना चाहता था। उन 5 सालों में उनकी इन्वेस्टमेंट का कर्ज चुकाना जज्बाती और तार्किक दोनों तरह से मेरे लिए सही था। मुझे लगा मुझे उनसे मिलना चाहिए। लियू यूयू ने फिक्रमंद होकर कहा, तुम्हें तंग परिवार के घर अब और जाने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने तुम्हें परेशान किया तो क्या करोगे? लियू यूयू को गोद लिए जाने के बाद उसके माता पिता ने उसे हाई सोसाइटी के तौर तरीके सिखाए थे। उसने मुझे बहुत सी बातें समझाईं। तंग यूई को इमोशनल चोट से बचाने में मदद करना एक बात थी, लेकिन माँ तंग का जिद करना कि एक नौजवान अपनी पढ़ाई और अपना भविष्य दांव पर लगाकर 5 साल सिर्फ एक शादी में बर्बाद कर दे, ये वाकई बहुत घिनौनी बात थी। लू की बात बिल्कुल सही निकली। माँ तंग ने थोड़ी देर इधर उधर की बातें की, फिर घुमा फिराकर बात तंग यूई पर ले आईं। उनका मकसद साफ था, मुझे तंग यूई को एक और मौका देने के लिए मनाना। लुयू सही कह रहा था, तंग यूई की बर्बादी के जिम्मेदार वो खुद और सोंगजिंग थे। फिर भी वो लोग मुझे मोहरा बनाकर अपनी उलझनें सुलझाना चाहते थे। मेरी पढ़ाई, मेरा करियर, मेरा फ्यूचर, सब कुछ दांव पर लगाकर इसे एहसान चुकाना का नाम दे दिया गया। 5 साल बर्बाद किए, ऊपर से उम्मीद ये थी कि मैं तंग परिवार का शुक्रगुजार रहूं। आखिर दुनिया में इतनी सस्ती डील और कहाँ मिलेगी? सच कहूं तो शुरुआत में मैं ऐसा नहीं चाहता था। अगर मुझे अपनी यूनिवर्सिटी पूरी करने, बाहर जाकर पढ़ने का मौका मिलता तो मैं 1-2 साल की देरी से ही सही तंग परिवार के निवेश का पैसा ब्याज समेत लौटा देता। लेकिन माँ तंग को अपनी बेटी से कुछ ज्यादा ही लगाव था। वो तंग यूई को जरा भी दुखी नहीं देख सकती थीं, इसलिए उन्होंने फौरन मुझे अपना शिकार बना लिया। उनकी बेटी की जिंदगी खराब न हो, इसकी चिंता उन्हें बहुत थी, लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही थी, इसकी परवाह किसे थी? माँ तंग मेरे सामने खड़े उस इंसान को देख रही थीं। उनकी आंखों में तसल्ली भी थी और पछतावा भी। तसल्ली इस बात की कि तंग परिवार का दामाद ऐसा हो तो क्या बुरा है, और पछतावा इस बात का कि तंग यूई ने पहले सिर्फ सोंगजिंग को देखा और ऐसे हीरे जैसे दामाद को गंवा दिया। अब जब तंग यूई ने सोंगजिंग से नाते तोड़ लिए हैं, तो उन्हें लगा कि अगर मैं वापस आ जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। उनकी बातें सुनने के बाद मैंने एक शब्द नहीं कहा। बस मैंने वो बैंक कार्ड निकाला जो मैं पहले से तैयार करके लाया था और माँ तंग के सामने रख दिया। इसमें तंग परिवार द्वारा मुझ पर खर्च किए गए पैसे का दोगुना है। अगर एहसान चुकाने का ये बोझ न होता तो मैं बस 2 साल के इंतजार में आपका सारा पैसा ब्याज समेत लौटा सकता था। तंग परिवार चैरिटी के नाम पर बहुत दिखावा करता था। मैं इकलौता नहीं था जिस पर उन्होंने पैसा लगाया था। बाकी लोगों को तो वो कभी परेशान नहीं करते थे। शायद मैं ही नादान था जो खुद चलकर उनके पास आया था। अब मैं समझ चुका था, मेरे पास उनसे बहस करने की एनर्जी नहीं थी। बिना उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार किए मैं वहां से उठकर चल दिया। माँ तंग पहले तो हैरान रह गईं, फिर उनके दिल में गुस्सा उबलने लगा। लेकिन जब उन्हें लियू और सू परिवार की ताकत का ख्याल आया तो वो अपना गुस्सा पी गईं। तंग घर से बाहर निकलते ही मेरी मुलाकात तंग यूई से हुई, जो वापस घर आ रही थी। जियांग चेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज में हैरानी और शौक साफ था। मैंने तंज भरी हंसी के साथ कहा, आंटी तंग चाहती हैं कि मैं 7 साल पहले की तरह अपना भविष्य और करियर कुर्बान कर दूं, ताकि तुम्हारी जिंदगी में टाइम बर्बाद करता रहूं। तंग यूई का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। उसे शायद 2 साल पहले की वो बात याद आ गई। उसे वो एग्रीमेंट याद आ गया होगा, वो 5 साल का एहसान का बोझ, जिसमें मुझे अपना सब कुछ त्याग कर हर वक्त उसके पास रहना पड़ा था। किसी भी इंसान का 1-2 साल में दम घुट जाता, मैं तो फिर भी पूरे 5 साल वहां था। और उन 5 सालों में उसने मेरे साथ जो सलूक किया था, वो सब याद करके ही मेरी रूह कांप जाती थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो मुट्ठी भींचे धीमी आवाज में बोली, सॉरी। मगर अब मुझे उसकी बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं, सीधे आगे बढ़ गया। शायद मेरी बातों का असर हुआ, क्योंकि उसके बाद तंग यूई ने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की। मुझे ये शांति पसंद थी, कम से कम लू परिवार की पार्टी तक। लू के भाई के नाते मुझे भी इनवाइट किया गया था। पार्टी में अचानक पीछे से एक तीखी आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुड़कर देखा तो तंग शियन सीधे मेरी तरफ बढ़ रही थी। आखिरकार वो माँ तंग की लाडली बेटी थी। माँ तंग ने पिता तंग से जिद करके उसे ऑस्ट्रेलिया से वापस बुलवा लिया था। मुझे देखते ही तंग शियन नफरत से भर गई। तुम्हारे तलाक की वजह से मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा। वो तेजी से मेरी तरफ आई, उसके पीछे शैंपेन टॉवर था। मैं हटने ही वाला था कि मेरा पैर फिसल गया। तभी सुवानू ने फुर्ती से मुझे पकड़कर पीछे खींच लिया। तंग शियन अपनी रफ्तार रोक नहीं पाई और सीधे जाकर शैंपेन टॉवर से टकरा गई।
एक जोरदार धमाका हुआ, कांच के टूटने की आवाज़ पूरी महफिल में गूंज उठी। मेहमानों ने देखा कि तंग शियन खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। शोर सुनकर तंग यूई भागी भागी आई। जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, तंग शियन दर्द से कराह उठी। पास खड़ी सु वानू ने पहले मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, तसल्ली की कि मैं ठीक हूं, फिर तंग शियन की तरफ मुड़कर बोली, तंग परिवार के संस्कार तो वाकई कमाल हैं, बिना वजह जियांग चेन पर हमला करने आ गईं। जियांग चेन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? जहां तक मुझे याद है, 2 साल पहले भी इसी तंग मिस और उनके गैंग ने हमारे जियांग चेन को शैंपिन टॉवर में धक्का दिया था। ये सुनकर तंग यूई का हाथ हवा में ही ठहर गया। वो उलझन में सू वानू को देखने लगी। मैं उसके पीछे खड़ा ये तमाशा देख रहा था। मेरे चेहरे पर बस एक तल्ख मुस्कान थी। तंग शियन शर्मिंदगी और गुस्से से लाल हो गई। उसने मेरी तरफ उंगली उठाई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम नहीं होते तो मुझे ऑस्ट्रेलिया नहीं भेजा जाता। तंग खानदान की बेटी होने के नाते वहां उसका जीवन आसान हो सकता था, पर तंग यूई ने उसे सबक सिखाने की ठान ली थी। उसके कार्ड्स बंद कर दिए थे। वो तो बेचारी माँ तंग की दी हुई छोटी मोटी रकम पर गुजारा कर रही थी। मैंने ठंडी आवाज में कहा, मेरी वजह से? जरा सोचो, किसने मुझे नीचा दिखाया? किसने मेरा मजाक उड़ाया? और ऑस्ट्रेलिया किसने भेजा था? अभी भी दिमाग साफ नहीं हुआ तुम्हारा? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तंग शियन, क्या तुम ऑस्ट्रेलिया में अपना दिमाग वहीं छोड़ आई हो? मेरे तंज को समझते ही तंग शियन उठकर दोबारा हंगामा करने लगी। बस। तंग यूई ने अपनी बहन की तरफ देखा। उसकी आवाज में साफ चेतावनी थी। क्या वहां इतने साल रहकर भी तुम्हें अक्ल नहीं आई बहन? तंग शियन चिढ़कर बोली, क्या तुम सच में उसके लिए ऐसा कह रही हो? उस दुबले पतले, बिना किसी पहचान वाले अनाथ में ऐसा क्या है? तमाचा। मैंने बिना किसी झिझक के आगे बढ़कर तंग शियन के जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अनाथ हूं तो क्या हुआ, कम से कम तुम जैसे बदतमीजों से तो बेहतर ही हूं। मैंने मुड़कर तंग यूई को देखा। तंग यूई, अपने घर के इन लोगों को कंट्रोल में रखना सीखो। तंग यूई ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था जब उसने अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर दिया, शियन, इसे अभी हॉस्पिटल ले जाओ। सेक्रेटरी ने बिना एक पल की देरी किए आगे बढ़कर तंग शियन का मुंह दबाया और उसे बाहर खींच ले गया। जियांग चेन। तंग यूई की आवाज में आज के वाक़े के लिए शर्मिंदगी थी। तुम गलत इंसान से माफी मांग रही हो, मैंने रूखे अंदाज में जवाब दिया। तभी मैंने देखा कि बटलर घबराया हुआ लूयू को बुला रहा था। वहां आने से पहले ही लूयू को सारी बात पता चल चुकी थी। वो सीधे मेरी तरफ आया और तंग यूई की तरफ देखा तक नहीं, जो मुझसे माफी मांगने की कोशिश कर रही थी। उसे बस अपनी पत्नी और मेरे होने की फिक्र थी। क्या तुम्हें चोट लगी? दोनों के सिर हिलाने पर लूयू ने तंग यूई की तरफ देखा। आज जो भी हंगामा हुआ, मेरा असिस्टेंट आपसे मुआवजे की बात कर लेगा। इतना कहकर उसने बटलर को हमें ऊपर आराम करने के लिए ले जाने का इशारा किया। पार्टी का माहौल उस छोटी सी घटना से खराब नहीं हुआ। देर रात तक तंग यूई ने लू परिवार के बटलर के साथ मुआवजे की बात पक्की की और फिर तंग हवेली लौट गई। घर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां रोशनी जगमगा रही थी। नौकर डरते हुए उसके पास आया, मिस, अंदर चलिए और मास्टर को शांत करवाइए। अंदर जाते ही तंग यूई की नज़रों के सामने मंजर था। तंग शियन जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। उसके चेहरे पर थप्पड़ के निशान साफ थे। एक सोफे पर माँ तंग सिर झुकाए रो रही थी और पिता तंग के हाथ में कोड़ा था। वो गुस्से से तंग शियन को घूर रहे थे। इन सालों में मैंने तुम्हें बहुत सिर पर चढ़ा लिया है। जियांग चेन कौन है और लू परिवार में उसकी क्या अहमियत है, तुम्हें अंदाजा भी है। फिर भी तुमने इतनी हिम्मत कैसे की? तंग परिवार का ज्यादातर बिजनेस विदेश में था, इसलिए पिता तंग अक्सर वहीं रहते थे। घर की छोटी बड़ी जिम्मेदारियां माँ तंग के हाथों में थीं, जब तक कि इस साल पिता तंग वापस नहीं आ गए। बटलर से सब कुछ सुनने के बाद उनका पारा 7वें आसमान पर था। अगर तुम्हें तमीज़ नहीं है तो फिर से ऑस्ट्रेलिया वापस जाओ और जिंदगी भर कभी वापस मत आना। जमीन पर घुटने टेकते हुए तंग शियन चीख पड़ी। पास खड़ी तंग यूई भी ये सुनकर सन्न रह गई। तंग यूई जल्दी से आगे बढ़कर उसे संभालने लगी। पिताजी, छोटी बहन अभी नादान है। पिता तंग दहाड़े, नादान? 20 साल से ऊपर हो गई है, अभी भी दिमाग घुटनों में है। और तुम भी कुछ कम नहीं हो, रोमांस के सिवा तुम्हें कुछ सूझता ही नहीं। माँ तंग से अपनी बेटी की ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। आप। पिता तंग की नज़रें माँ तंग पर पड़ीं तो उन्हें याद आया कि असली कसूरवार तो वो भी थीं। तुम्हें पता है, जिस बेटी को तुमने इतने लाड़ प्यार से पाला, वो एक मर्द के चक्कर में 2 बार एक्सीडेंट करवा चुकी है, मौत के मुंह में खड़ी है। तुमने उसे क्या सिखाया? उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। तुम दोनों को किसी चीज़ की तमीज़ नहीं है। तंग परिवार में बच्चों की कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारी परवरिश का नतीजा ये है कि ये बस बिगड़ती जा रही है। किसी का लिहाज नहीं, बड़ों की बदतमीजी,
क्या यही सिखाया तुमने इतने सालों में? तंग यूई कुछ कहना चाहती थी, लेकिन पिता तंग की एक तीखी नज़र ने उसे पत्थर कर दिया। तुम दोनों अभी के अभी स्टडी में जाओ, तुमसे बाद में निपटूंगा। लिविंग रूम खाली हो गया था। पिता तंग अपनी पत्नी को घृणा और निराशा से देखते रहे। उन्होंने तय कर लिया था कि अब वो विदेश नहीं जाएंगे। उन्होंने अपने असिस्टेंट और बटलर को सब कुछ संभालने के लिए छोड़ा था, लेकिन 1 महीने के अंदर ही सब कुछ बदल गया। पता चला कि माँ तंग ने उन दोनों को नौकरी से निकाल दिया और अपने चहेतों को रख लिया। पीछे से खबर आई कि तंग यूई अपने पहले प्यार के लिए अपना घर बार छोड़ बैठी और पागलपन में 2 बार एक्सीडेंट करवाए। तंग परिवार हमेशा से उसूलों का पक्का था। यहां भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी, सब कुछ परिवार की भलाई के लिए होता था। लेकिन माँ तंग ने तंग यूई को इतना सिर पर चढ़ा लिया था कि वो बर्बाद होने की हद तक चली गई। और तंग शियन? स्कूल में सबको तंग करना और माँ तंग का चुपचाप पैसे देकर मामला रफा दफा कर देना, इसी बिगड़ैलपन ने उसे आज इस हाल में पहुंचाया था। पिता तंग ने ठंडे लहजे में कहा, अब से तुम देश से बाहर कदम नहीं रखोगी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अब तुम रिकवरी फार्म में रहोगी। उस एक वाक्य ने माँ तंग की बाकी की पूरी जिंदगी तय कर दी थी। उनकी आंखों में आंसू थे। कांपती हुई आवाज में बोली, क्या आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं? पिता तंग ने उन्हें एक आखिरी बार देखा। अगर नफरत करता तो जिस दिन मैं वापस आया था उसी दिन तुम्हारे सामने तलाक के कागजात रख देता। इतना कहकर वो वहां से चल दिए। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधे स्टडी की तरफ बढ़ गए। अंदर तंग यूई और तंग शियन अपने पिता के सामने खड़ी थीं। दोनों बहनों की यादों में पिता हमेशा विदेश में ही रहे थे। घर पर उनकी मौजूदगी ना के बराबर थी, इसलिए वो माँ तंग के ज्यादा करीब थीं। कमरे में भारी सन्नाटा था, बस दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। आखिरकार पिता तंग बोले, तंग शियन, अब से तुम ऑस्ट्रेलिया में ही रहोगी। तुम्हारा पासपोर्ट और बाकी कागजात मेरी कस्टडी में रहेंगे। मेरी मर्जी के बिना तुम देश में वापस नहीं आ सकती। फिर उन्होंने तंग यूई की तरफ देखा। उनकी आंखों में गुस्सा तो नहीं, बस गहरी निराशा थी। कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट देखो और समझने की कोशिश करो कि तुम कहाँ खड़ी हो। अब से सीईओ का पद तुम्हारे चचेरे भाई के पास रहेगा। तुम्हें बिल्कुल जीरो से शुरुआत करनी होगी। जब काबिल बन जाओगी तब बात करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने दोनों के बैंक कार्ड्स फ्रीज कर दिए। हर महीने मेरा असिस्टेंट तुम दोनों के खर्चे के लिए बस 10,000 भेजेगा। तुम्हारे शेयर्स भी वापस लिए जा रहे हैं। जब तुम दोनों को हकीकत समझ आ जाएगी तब हम आगे बात करेंगे। पिता के हर शब्द के साथ तंग शियन का चेहरा और सफ़ेद पड़ गया। तंग यूई खामोश रही, लेकिन उसके हाथ मुट्ठियों की तरह कस गए थे। तंग परिवार के सीईओ के बदले जाने की खबर आग की तरह हाई सोसाइटी में फैल गई। सु वानु अपना बैग पैक करने में मेरी मदद कर रही थी और जोश में आकर मुझे ये सब बता रही थी। अभी तो तुम आए हुए महीना भी नहीं हुआ, फिर इटली वापस जा रहे हो? मैंने आखिरी चीज सूटकेस में रखी। जाना जरूरी है। यहां तो मैं बस अपनी क्लास का आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने आया था, वो पूरा हो गया। वैसे भी लू परिवार के अपने काफी उलझे हुए मामले हैं। लूयू और उसकी पत्नी को यहां रुकना ही था, और अगर मैं नहीं गया तो तंग यूई से पाला पड़ना तय है। अब तो वो सीईओ भी नहीं रही, उसके पास खाली वक्त बहुत होगा। मुझे उसके साथ और उलझने की जरा भी एनर्जी नहीं है। मैंने सूटकेस बंद किया और उसे दरवाजे के पास रख दिया। सु वानु उत्सुकता से मेरी तरफ मुड़ी। क्या तुम्हें सॉन्ग जिंग याद है? मेरे हाथ रुक गए। सॉन्ग जिंग? कितना अरसा हो गया ये नाम सुने। मुझे बस इतना याद था कि वो अपनी एक्स वाइफ के साथ अमेरिका चला गया था। उसके बाद क्या हुआ, मैंने जानने की जहमत ही नहीं उठाई। सु वानु ने अपना फोन खोलकर मुझे दिखाया। अमेरिका की एक एंटरटेनमेंट न्यूज़ थी। सॉन्ग जिंग अब अपाहिज हो चुका था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। खबर पढ़कर समझ आया कि अमेरिका जाने के बाद उसकी जिंदगी नर्क बन गई थी। उसकी एक्स वाइफ ने तो उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके परिवार को सॉन्ग जिंग का बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं था। चारों तरफ से आलोचनाओं के बीच सॉन्ग जिंग अब पूरी तरह टूट चुका था। सॉन्ग जिंग सीढ़ियों से गिरकर घायल हो गया और उसी वक्त उसके अफेयर की अफवाहें भी आग की तरह फैल गईं। तनाव और बढ़ गया, दोनों के बीच फिर झगड़े होने लगे। उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता। सु वानु ने फोन रख दिया। लू और सु परिवार के बीच काम का वास्ता था, तो सॉन्ग जिंग को पता चल गया कि सु वानु मेरी भाभी लगती है। उसने उससे कहा कि वो मुझसे उसकी माफ़ी मांग ले। उसकी बात सुनकर मैं चुप रहा। सच तो ये है कि मेरा और सॉन्ग जिंग का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था। जब मेरी शादी तंग यूई से हुई, सॉन्ग जिंग पहले से ही शादीशुदा था और विदेश में था। अगर तंग यूई हमेशा मुझमें और सॉन्ग जिंग में डोलती न रहती तो हम कभी इस हाल तक नहीं पहुंचते। अंत में ये सब तंग यूई की ही गलती थी।
मेरे इटली लौटने की खबर सुनकर दोस्तों ने एक प्राइवेट पार्टी रखी। शराब की बोतलें खाली होती गईं, लेकिन मन नहीं भरा। फिर हम क्लब चले गए। सुवानु परेशान न हो इसलिए मैं वहीं से निकल गया। दोस्तों को अलविदा कहकर मैं सड़क पर टैक्सी का इंतजार कर रहा था कि अचानक एक कार मेरे पास आकर रुकी। जियांग चेन, कार में बैठो। सामने तंग यूई थी। मैंने अनचाहे में ही सिर हिलाया और पीछे कदम खींच लिए, पर वो टस से मस होने को तैयार नहीं थी। पीछे से दूसरी गाड़ियां हॉर्न बजा रही थीं, सो मजबूरी में मुझे पिछली सीट पर बैठना पड़ा। तंग यूई मुस्कुराई लेकिन कुछ बोली नहीं। कार खामोशी से चलती रही, यहां तक कि मेरे घर के बाहर आकर रुक गई। मैं उसे थैंक यू कहकर उतरने ही वाला था कि उसने आवाज दी, जियांग चेन। मेरा हाथ दरवाजे के हैंडल पर अटक गया। मैंने उस औरत को देखा जो शायद किसी उम्मीद में बैठी थी। जियांग चेन, अगर वो एहसान का बोझ ना होता और सॉन्गजिंग ना होता तो क्या हम साथ हो सकते थे? मुझे उसकी बात पर हंसी आ गई। मैंने सीधे कहा, तुमने इतने सालों तक सॉन्गजिंग को दिल में रखा तो हमारे बीच वैसे भी कुछ नहीं हो सकता था। रियर व्यू मिरर में मैंने देखा, उसके चेहरे पर सन्नाटा पसर गया था। मैंने अपनी बात जारी रखी, और इन बातों को छोड़ भी दें तो भी हम साथ नहीं रह सकते थे। एक पत्नी के तौर पर तुमने मुझे कभी नहीं समझा। तुम्हें ये तक नहीं पता था कि मैं क्या पसंद करता हूं, क्या नापसंद। मेरा फ़ोन नंबर तक नहीं पता था तुम्हें। तुमने शुरू से अंत तक मेरी कभी परवाह नहीं की। तुमने मुझे बस एक ऐसी चीज़ समझा जो ज़रूरत पड़ने पर काम आए। इन 5 सालों में मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बनने की कोशिश की, इसलिए मेरे जाने पर तुम्हें खल रहा है। पर यह सच्चा प्यार नहीं है। सच्चा प्यार वो होता है जो शुरुआत से अंत तक वफादार रहे, जिसमें एक दूसरे के लिए ईमानदारी हो, एक दूसरे की छोटी छोटी बातें याद रहें, जिसमें साथ बूढ़े होने का पक्का इरादा हो, जो हर मुश्किल में चट्टान बनकर साथ खड़ा रहे, मुझ पर यकीन करे, मेरी रक्षा करे, और जब कोई गलत फहमी हो तो भागने के बजाय मेरी बात सुने और सुलझाए। जब मुश्किलों का वक्त आए तो क्या तुम बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे चुन सकती हो? इनमें से एक भी चीज़ तुमने नहीं की। बचपन से लाड़ प्यार में पली उस लड़की को सिर्फ ये लगता था कि दूसरे उससे प्यार करें, पर उसने कभी नहीं सोचा कि उसे दूसरों को प्यार कैसे करना है। अगर तंग यूई को जरा भी ये समझ होती तो वो अपनी शादी को ऐसे दांव पर नहीं लगाती। बार बार विदेश जाकर अपने पहले प्यार को ढूंढना, और जब वो शादीशुदा हो तब भी छुप छुप कर उसे दिलासा देना। इसी वजह से सॉन्गजिंग की जिंदगी में बिना वजह की कड़वाहट पैदा हुई। मुझे उसके रिएक्शन की कोई परवाह नहीं थी। मैं बस कहता गया, अगर उस एहसान का बोझ नहीं होता तो हम कभी मिलते ही नहीं। मेरी अपनी एक अलग जिंदगी होती। तंग यूई बेजान नज़रों से मुझे देख रही थी। उसके गले में जैसे कोई कड़वी गांठ सी बन गई थी। उसने होंठ हिलाए जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन कुछ नहीं बोली। बस चुपचाप मुझे कार से उतरते हुए देखती रही। मैं हवेली के अंदर जाने ही वाला था कि अचानक तेज रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी। मैंने खुद को बचाने के लिए हाथ उठाया ही था कि तभी टायरों के घिसने की तीखी आवाज आई और तंग यूई की घबराई हुई चीख सुनाई दी, जियांग चेन। उस एक्सीडेंट की गुनहगार तंग शियन थी। नफरत में अंधी होकर उसे लगा कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। उसने बॉडीगार्ड्स को धक्का दिया और अपनी कार सीधे मेरी तरफ दौड़ाई। तभी फुर्ती से तंग यूई ने मुझे धक्का देकर एक तरफ कर दिया। मुझे तो बस खरोंचें आईं, पर तंग शियन ने कार की रेस दबाए रखी थी। तंग यूई के दोनों पैर पैरालाइज हो गए और वो 1 महीने से ज्यादा समय तक आईसीयू में पड़ी रही। ये खबर सुनकर पिता तंग ने तंग शियन को सीधे जेल भिजवा दिया। वो कब बाहर आएगी कोई नहीं जानता। अस्पताल में मैं तंग यूई से मिलने गया। आखिरकार उसने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया था। सांस लेने वाली ट्यूबों से ढकी उस लड़की को देखकर मेरी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। उस दिन कार में मैंने जो कहा था वो शायद उसने समझ लिया था, पर मेरे लिए बहुत देर हो चुकी थी। बहुत देर। तंग यूई ने जो किया वो बस एक पुरानी गलती की भरपाई जैसा था। कुछ देर उसे देखकर मैं उठ गया। उसके एक्सीडेंट की वजह से मेरा इटली वापस जाने का प्लान टल गया। महीनों में लू परिवार के घर रिकवरी के लिए रुका रहा। एक सुबह खबर आई कि तंग यूई को होश आ गया है। जब उसे पता चला कि तंग शियन ने उसे टक्कर मारी और वो अब चल नहीं सकती, तो उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो एकदम शांत थी। आज मैं अपना सामान फिर से पैक कर रहा था, तभी दराज में मुझे एक अंगूठी मिली। ये वही अंगूठी थी जो सालों पहले मुझे समुद्र में कूदे वक्त मिली थी। इसी अंगूठी से तंग यूई ने मुझे 5 साल पहले प्रपोज किया था। सही देखभाल न होने की वजह से उसका डायमंड निकल चुका था और वो अंगूठी भी अब टूट सी गई थी। मैंने उस अंगूठी को देर तक सहलाया। कार में तंग यूई ने जो सवाल किया था, शायद यही अंगूठी उसका सबसे सटीक जवाब थी। शादी के उन 5 सालों में सारी कोशिशें सिर्फ मेरी तरफ से थीं। उसने तो बस मेरे प्यार के फल चखे, कभी खुद उस रिश्ते को सींचा ही नहीं।
हमारी शादी बिल्कुल इस अंगूठी की तरह हो गई थी, जंग खाकर जर्जर। बाहर की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसकी तरफ से कोई कोशिश नहीं होती तो ये रिश्ता कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। मैंने अंगूठी को एक बॉक्स में रखा और बटलर से कहा कि इसे तंग यूई को दे आए। अंगूठी देखकर तंग यूई खोई खोई सी रही। उसकी यादों में ऐसा कोई पल नहीं था जब उसने मुझे कोई तोहफा दिया हो। यहां तक कि वो छोटी सी अंगूठी भी उसने सोंगजिंग को दे दी थी। उसके साथ आई उसकी एक सहेली ने अंगूठी देखते ही हैरान होकर कहा, अरे, ये तो वही अंगूठी है जो हमने उस शर्त के दौरान समुद्र में फेंकी थी। तंग यूई ने कांपते हाथों से अंगूठी को देखा और उसे वो दिन याद आ गया। तब एक शर्त लगी थी कि जो कोई भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाकर अंगूठी ढूंढ लाएगा, शहर के उत्तर वाली जमीन उसकी हो जाएगी। शर्त तो बस खेल थी, पर वो सब काफी संजीदा थे। उन्होंने धागे में बांधकर उसे समुद्र में फेंका था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो समुद्र में कूदे, सिवाय मेरे। मैंने शांत चेहरे से शर्त रखने वाले से पूछा, क्या शर्त पक्की है? जब उन्होंने हाँ में सिर हिलाया और कागजातों पर अंगूठा लग गया तो मैं बिना झिझके समुद्र में कूद गया। लहरों में मुझे गायब होते देख तंग यूई के हाथ कांप गए थे, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। पहली बार उसके दिल में ऐसा डर पैदा हुआ था। उस पल उसे लगा था कि काश वो भी मेरे साथ कूद जाती। कुछ देर बाद जब मैं समुद्र से बाहर निकला, हाथ में वो अंगूठी थी। उसने मुझे सीने से लगा लिया था। तब उसे डर के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई थी। शायद ये डर था कि मैं कहीं खो न जाऊं। आज उसे समझ आया कि वो भावना मोहब्बत थी। जिस पल मैं समुद्र में कूदा था, उसी वक्त उसे मुझसे प्यार हो गया था। अब पछतावे की लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई। वो अपना चेहरा छुपाकर फफक फफक कर रोने लगी। बटलर देर रात घर लौटा, साथ में तोहफों से लदी एक गाड़ी थी। मैं समझ नहीं पाया कि ये क्या है। बटलर ने फौरन बताया। मैम ने वो अंगूठी देखी, फिर घंटों रोती रहीं। आखिर में उन्होंने ये सब तैयार करवाया। कह रही थीं कि ये आपके लिए मुआवजा है। मैंने उन तोहफों के ढेर को देखा और फिर एक एक करके उन्हें खोलना शुरू किया। तभी मुझे एहसास हुआ कि उन मुआवजों में मेरे पहले साल से लेकर 18वें साल तक के वो सारे तोहफे शामिल थे जो कभी मिले ही नहीं। इतना ही नहीं, उन 5 सालों की शादी में आने वाले हर जन्मदिन, एनिवर्सरी, नया साल और वैलेंटाइन डे के लिए भी उसने तोहफे तैयार कर रखे थे। हर तोहफे के साथ एक खास मैसेज था जो मुझे पसंद था। एक फ़ोन कॉल करती तो सब कुछ 7 साल पहले ही सुलझ सकता था, लेकिन वो 7 साल की देरी कर चुकी थी। मैंने आखिरी तोहफा नीचे रखा, खड़ा हुआ और बटलर से कहा, ये सब बेच दो और जो पैसे मिलें उन्हें अनाथालय में दान कर देना। मेरे जाने का दिन करीब आ रहा था। पता नहीं हम दोबारा कब मिलेंगे, इसलिए लियू और सु वानू ने सब कुछ छोड़कर मुझे पूरा शहर घुमाया। समुद्र किनारे डूबता सूरज हो या फेरिस व्हील की सबसे ऊंची चोटी, सड़क किनारे की कैंडी से लेकर महंगे रेस्टोरेंट्स के डेजर्ट तक, मैंने इन 20 सालों में सबसे खुशहाल वक्त बिताया था। सु वानू मेरी थाली में खाना परोसते हुए बोली, और खाओ, विदेश जाकर ये जायका कहाँ मिलेगा। उन्होंने मेरे साथ एक शेफ और नौकर तो भेज दिए थे, लेकिन उन हाथों का स्वाद फिर से बनाना नामुमकिन था। मैंने सिर हिलाया और चुपचाप खाता रहा। एयरपोर्ट पर विदाई के दिन बहुत अरसे बाद मेरी मुलाकात तंग यूई से हुई। वो वहां क्यों आई थी मैं नहीं जानता। व्हीलचेयर पर बैठी उस औरत को देखकर मेरे दिल में एक टीज उठी, पर उसने शायद गौर नहीं किया। वो मुस्कुराई और बोली, जियांग चेन, गुड बाय। इटली लौटकर मैं पुराने अपार्टमेंट में नहीं, बल्कि लू परिवार द्वारा तैयार की गई उस शानदार विला में शिफ्ट हो गया। अगले हफ्ते दोस्तों से मिलना हुआ और आर्ट एग्जीबिशन के लिए जगह तलाशता रहा। जिंदगी हसीन थी। तभी एक शाम मुझे एक कॉल आया। न लियू का, न सू का, बल्कि अनाथालय की मदर डीन का। मदर डीन ने बताया कि माँ तंग अब नहीं रहीं। उन्हें हमारे बीच की कड़वाहट का अंदाज़ा नहीं था। उन्हें बस इतना पता था कि माँ तंग ने कभी मुझे स्पॉन्सर किया था। उन्होंने कहा कि मुझे अंतिम विदाई देने ज़रूर आना चाहिए। आखिरकार मैं एक बार फिर देश लौटा। तंग हाउस पर लगा सफ़ेद कपड़ा देखकर मेरा दिल भारी हो गया। चाहे जो हुआ हो, एक समय उन्होंने मेरी मदद की थी। फ्यूनरल होम पहुंचकर मैंने देखा कि वहां बहुत से लोग थे जिन्हें तंग परिवार ने कभी मदद दी थी। सब खामोश थे। फ़ोन पर डीन ने मुझे मौत की वजह भी बताई थी। रिकवरी फार्म में भेजे जाने के बाद माँ तंग की सेहत वैसे ही खराब थी। तंग शियन का जेल जाना और तंग यूई का पैरालाइज होना, ये सब उनसे छुपाया गया था। माँ तंग को अचानक पुरानी याद आई और उन्होंने तंग शियन से बात करनी चाहिए, लेकिन फ़ोन तो कोई उठाने वाला था ही नहीं। डर के मारे उन्होंने नौकर से सच पूछ लिया। जेल में बंद बेटी से कैसे बात होती। ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ। हार्ट अटैक आया और वो वहीं ढेर हो गईं। जब मैं फ्यूनरल होम के अंदर गया, अंदर कदम रखते ही मेरी नज़र पिता तंग पर पड़ी, जिनके बाल पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे।
तंग यूई व्हीलचेयर पर बैठी पत्थर जैसी लग रही थी। मैंने गुलदाउदी के फूल लिए, माँ तंग की तस्वीर के सामने 3 बार झुककर उन्हें अर्पित किए और देर तक उनकी तरफ देखता रहा। मेरे जज्बात बहुत उलझे हुए थे। अगर शुक्रगुजार होने की बात करूं तो उन्होंने मेरी जवानी के 5 साल बर्बाद कर दिए थे। अगर नफरत की बात करूं तो उन्हीं की मदद ने मुझे पढ़ने का मौका दिया था। लेकिन अब जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता। अतीत की हर कड़वाहट माँ तंग की मौत के साथ ही दफन हो गई। मैंने आखिरी बार तस्वीर देखी और पिता तंग के पास जाकर धीरे से कहा, अंकल, अपना ख्याल रखिए। उन्होंने बस सिर हिला दिया। फिर मैं तंग यूई के पास गया, उसे देर तक देखता रहा और धीमी आवाज में बोला, अपना ख्याल रखना। तंग यूई ने एक फीकी मुस्कान दी पर कुछ नहीं बोली। तंग शियन को पुलिस की हिरासत में लाया गया था। जेल की हवा ने उसका सारा घमंड तोड़ दिया था। मुझे देखकर भी उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र माँ की तस्वीर पर पड़ी, वो घुटनों के बल गिरकर पागलों की तरह रोने लगी। माँ! पास खड़े लोग भी ये मंजर देखकर अपनी नज़रें फेरने लगे। दफन के दिन हल्की बारिश हो रही थी। दूसरे खानदानों के लोग भी श्रद्धांजलि देने आए थे। उसी दिन लियू और सू वानू को पता चला कि मैं छुपकर वापस आया हूं। मैंने उन्हें सब समझा दिया। सू वानू ने मुझे गले से लगा लिया। अगर उन्होंने तुम्हें दोबारा जबरदस्ती रोकी तो हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। कब्रिस्तान में हम एक ही छाते के नीचे खड़े थे। माँ तंग का ताबूत धीरे धीरे मिट्टी में जा रहा था। पास ही तंग शियन रोते रोते बेहोश होने वाली थी। जब सब लोग जाने लगे तो सू वानू और मैं सबसे पीछे चल रहे थे। तभी पीछे से आवाज आई, जियांग चेन। मुड़कर देखा तो तंग यूई बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी। वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी दूर चल सकते हो? सू वानू ने फिक्रमंद होकर मुझे देखा, पर मेरे एक इशारे पर वो चुप हो गई। मैंने छाता तंग यूई की तरफ किया और उसके साथ चलने लगा। तंग परिवार का बटलर व्हीलचेयर को धक्का देते हुए हमारे पीछे था। अचानक तंग यूई रुकी। जियांग चेन, अब मेरा कोई घर नहीं बचा। बटलर भी रुक गया। मैंने उसकी तरफ देखा। माँ मर चुकी थी, बहन जेल में थी, वो खुद अपाहिज हो चुकी थी। पिता तंग का ध्यान तो बस नए वारिस को तैयार करने में था। घर तो वो कभी आते ही नहीं थे। फ्यूनरल से भी सबसे पहले वही निकले थे। मैं कुछ कहना चाहता था, पर समझ नहीं आया कि क्या बोलूं। आखिर कहा भी क्या जा सकता था? जिस तरह उन्होंने मेरे साथ इतने सालों तक बर्ताव किया था, क्या ये सब वैसा ही नहीं था? शायद ये ख्याल आते ही तंग यूई कड़वाहट के साथ हंस पड़ी। काश हम सब कुछ फिर से शुरू कर पाते। तब मैं तुम्हें पूरे दिल से प्यार कर पाती। आज हम इस हाल में नहीं होते। नहीं, मुझे जिंदगी भर अकेला रहना पड़ता। लेकिन अफसोस, दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं है। तंग यूई, बारिश की आवाज ने बाहर के सारे शोर को हमसे अलग कर दिया था। उसने पहली बार मेरी कही हर बात साफ साफ सुनी। जिंदगी हमें दोबारा मौका नहीं देती। हमें बस आगे बढ़ना होता है। चाहे तुम हो या मैं, हम सबको बस आगे बढ़ते रहना होगा। हमारे पास फिर से शुरुआत करने का कोई मौका नहीं है। तलाक के बाद ये 3रा साल था। पहली बार हम दोनों के बीच कोई नफरत नहीं थी। हम सुकून से बात कर पा रहे थे। जब हम दोबारा मिले थे तब मैंने उससे कहा था कि चलो शांति से अलग हो जाते हैं। उस वक्त तो वो बस मुझे दोबारा पाने की सोच रही थी। उसे मेरे उस आखिरी अलविदा का मतलब ही समझ नहीं आया था। अचानक बारिश रुक गई। मैंने छाता बंद किया और गेट की तरफ बढ़ गया। अब दोबारा मत मिलना। मेरी परछाई धीरे धीरे उसकी नज़रों से ओझल हो गई। गुड बाय, जियांग चेन। दोस्तों, ये लव स्टोरी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन हम सबकी ये उम्मीद और विश तो रहेगी ही कि ये दोनों किसी न किसी मोड़ पर फिर से मिलें और एक साथ आ जाएं। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है और हम भी यही चाहेंगे कि ये दोनों फिर से एक हो जाएं। इसी के साथ मैं आपका दोस्त और एक्सप्लेनर आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगली कहानी में।